अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करना है और आज का टॉपिक जो है वो उसकी एम्ब्रियोलॉजी और एनाटॉमी पे बेस्ड है। एनाटॉमी में इसकी टोटल डिटेल में नहीं बताऊंगी, जितनी हमें अभी जो है फिजियोलॉजी पैथोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। बाकी हम लोग जो है वो एडिशनल थॉरेक्स का जब हम लोग यूनिट कवर करेंगे उसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको उसका उतना कॉन्सेप्ट दूंगी जो एम्ब्रियोलॉजी और उसकी फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है। अच्छा जी, एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले जरा सा इसके एनाटॉमी की तरफ चलते हैं। एनाटॉमी बताना पहले ज्यादा जरूरी है। हमारे पास जो नॉर्मल लंग्स हैं या जिस टोटल एक रेस्पिरेटरी ट्री जिसको कहा जाता है, ठीक है, वो उसमें हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे वो प्रेजेंट होता है हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्री है, ठीक है। तो वो हमारे पास डिफरेंट उसके पोर्शन है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नोज से लेके बिल्कुल बेस ऑफ लंग्स तक, जहाँ हमारे एल्विलाई प्रेजेंट है ओवरऑल, वहां तक जाता है। नोज से शुरू होता है और वहां पे एल्विलाई जहाँ पे हमारा गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वहां तक पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो उस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो दो पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्री को दो पोर्शंस में, एक उसकी कंडक्टिंग जोन है और एक उसकी रेस्पिरेटरी जोन है, ठीक है। कंडक्टिंग जोन हमारी वो है कंडक्टिंग, जैसे उसके नाम से ही पता है। ये मेरे सामने जो पिक्चर है इसमें रेस्पिरेटरी ट्री ओपन है, ठीक है। ये उन्होंने यहाँ से इसकी जो है वो थ्रॉट से शुरू किया हुआ है, ट्रेकिया से। नॉर्मली हमारा रेस्पिरेटरी ट्री शुरू होता है नोज से। कंडक्टिंग जोन मतलब कि ये कंडक्ट कर रहा है, यहाँ से हम लोग इनहेल करेंगे एयर को तो हमारे नोज से जाएगी आगे हमारी नेजोफेरिंक्स, उसके बाद जो है वो नेजोफेरिंक्स लेरिंक्स, उसके बाद यहाँ ट्रेकिया से जब पास करेगी आगे, जब हमारा ट्रेकिया यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया है वो दो पोर्शंस में, एक राइट लंग की तरफ जाएगा और एक लेफ्ट लंग की तरफ जाएगा, ठीक है। ये इसके ब्रोंकाई बन गए। और ये जो पोर्शन है जहाँ पे हमारा ट्रेकिया दो में डिवाइड हो रहा है, इसको कैरिना कहते हैं। कैरिना के लेवल पे हमारा ट्रेकिया ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है। ये राइट मेन ब्रोंकस है, ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस है। अब आगे जाके यहाँ पे जो है हमारे लंग्स की डाइकोटमस डिवीजन होना शुरू हो जाती है। डाइकोटमस का वर्ड आप लोग समझे। डाइकोटमस जैसे उसके लफ्ज से ही हमें जो है जाहिर है, डाई का मतलब ये है कि कोई चीज जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। और कॉटमस का कॉन्सेप्ट ये है कि वो दो इक्वल पार्ट्स में या दो सेम पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रही, वो दो डिफरेंट किस्म की चीजों में, दो ऑपोजिट करेक्टरिस्टिक की चीजों में डिवाइड हो रही है। जैसे हमारे आगे सारे जो है वो लंग्स की सारी जो हमारी आगे बर्डिंग है ना, वो डिवाइड होगी डाइकोटमस फैशन में। मतलब ये जैसे हमें ट्रेकिया दो में डिवाइड हुई, तो इसका जो राइट मेन ब्रोंकस है ना, वो इस लेफ्ट मेन ब्रोंकस से डिफरेंट नेचर का होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होंगी। फिर आगे ये वाला ब्रोंकस आगे जो है, ये प्राइमरी ब्रोंकस थे इसका जो दो में डिवाइड हो गया। फिर जो आगे सेकेंडरी ब्रोंकस आएंगे ना, इनकी भी डाइकोटमस डिवीजन है। मतलब ये कि ये सेकेंडरी ब्रोंकस दूसरे सेकेंडरी ब्रोंकस से इससे डिफरेंट है। फिर ओवरऑल अगर लंग्स की बात की जाए, तो जो लेफ्ट साइड पे हमारी ये सारी डिवीजन हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं, फिर टर्शरी ब्रोंकाई हैं, आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो राइट वाले से डिफरेंट होती जाती हैं, ठीक है। लेफ्ट में ये डिफरेंट फीचर्स हैं। लेफ्ट में हमारे पास जो है वो टोटल 8 जो है हमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्शरी जो है वो ब्रोंकाई मिलेंगे। अगर हम लोग राइट की बात करें तो उसमें 10 हो जाएंगे। तो ये डाइकोटमस डिवीजन का कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों तरफ ये चीज डिफरेंट होगी हमारी। अब हमारे पास जो कंडक्टिंग जोन होगी वो नोज, नेजोफेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया, फिर आगे यहाँ पे कैरिना के लेवल पे। इसको कैरिना एक कोई चीज नहीं है, कोई एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं है हमारे लंग्स में। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की चीज है। इस पार्ट को जहाँ पे ट्रेकिया दो में डिवाइड होती है, इसको कैरिना का नाम देते हैं। ये राइट मेन ब्रोंकस में जा रही है, इधर से ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस। अब इन मेन ब्रोंकस को जो है वो प्राइमरी ब्रोंकाई का जो है प्राइमरी ब्रोंकाई का नाम भी देते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस भी कहा जाता है इनको, ठीक है। जो पहले हमारे पास जब डिवीजन इनकी होती है, फिर उसके बाद ये आगे सेकेंडरी में डिवाइड हो जाते हैं। आगे ये दो में डिवाइड होंगे, ये सेकेंडरी ब्रोंकस आएगा। सेकेंडरी आगे जाएगा टर्शरी ब्रोंकस में। अब जब टर्शरी ब्रोंकस आगे डिवाइड होता है ना, तो फिर यहाँ से आगे टर्शरी ब्रोंकस से आगे जो हमारे पास आगे स्मॉल साइज आना शुरू हो जाते हैं, वो ब्रोंक्यूल्स होते हैं टर्शरी ब्रोंकस के बाद। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मतलब कि उनके नाम से ही पता है कि उनकी डिवीजन किस तरह से हो रही है, 3 डिफरेंट लेवल्स पे हो रही है।
उस टर्शरी ब्रोंकस के बाद जो हमारे पास लेवल आएगा उसको कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। अब इनकी नाम डिफरेंट रखने की वजह ये है कि इनके अंदर जो एपिथेलियम है और इनके अंदर से एनाटॉमी है वो डिफरेंट होती जाती है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि डाइकोटोमस का वर्ड यूज किया जाता है इसमें। हर जो ब्रोंकस है उसकी दूसरे से, प्राइमरी की सेकेंडरी से डिफरेंट है, सेकेंडरी की टर्शरी से एपिथेलियम डिफरेंट होती है, और अगर एपिथेलियम ही डिफरेंट हो जाती है तो उसका फंक्शन भी डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। ओवरऑल हमारी जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है उसको सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम कहा जाता है। सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। अब सिलिएटेड एपिथेलियम हमें पता है, सिलिएटेड एपिथेलियम वहां है जहां पे उसने किसी चीज की मूवमेंट करवानी है। हमारे सीलिया का बेसिकली फंक्शन यही होता है ना कि उन्होंने प्रोपेल करना है और किसी चीज की मूवमेंट करवानी होती है। तो ये क्या है, हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस है उनको अंदर से निकालने के लिए, लंग से बाहर निकालने के लिए म्यूकस को जो है उसके लिए सीलिया चाहिए होती है। फिर दूसरा वर्ड है कोलमनर का। कोलमनर एपिथेलियम, हमें इस चीज का कॉन्सेप्ट है पहले से ही कि कोलमनर एपिथेलियम हमारी बॉडी के उन उन पार्ट्स में होती है जहां पे किसी चीज की सिक्रीशन होनी होती है। कोलमनर का काम ही सिक्रीशन से रिलेटेड है। और जो नॉर्मल क्यूबाइडल सेल्स होते हैं वो सिक्रीशन नहीं कर रहे होते, वो कोलमनर में कन्वर्ट हो सकते हैं जब उन्होंने सिक्रीशन करनी होती है। जैसे कि ग्लैंड्स के अंदर जो है वो कोलमनर टाइप की एपिथेलियम होंगी, तो इसने यहाँ पे म्यूकस की प्रोडक्शन करनी होती है, इसलिए हमारे लंग्स की ओवरऑल एपिथेलियम जो है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होनी होती है। लेकिन ये जो है हमारे पास डिफरेंट लेवल्स पे आके ये डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि ये यहाँ पे आके, यहाँ तक जो है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम रहेगी। कुछ में जो है ऐसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आके ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट होगी। मैं आपको सारों की जो है वो अलग अलग बताऊंगी ताकि आपको एमसीक्यूज के लिए याद रहे, बस आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देखें, पहले सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है, ये वाली यहाँ तक की जोन में। इसमें स्मूथ मसल्स भी हैं, कार्टिलेज भी हैं, गॉबलेट सेल, बेसल सेल, सिलिएटेड सेल, इन सारों का मैं इन सारे सेल्स का अलग अलग आपको फंक्शन बताऊंगी। हिस्टोलॉजी को भी हम साथ ही इसके कवर करेंगे। फिर आगे जो ब्रोंक्यूल्स के लेवल पे देखिए, उन्होंने सिंपल सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम बता दी। अब वो सूडो स्ट्रेटिफाइड से सिंपल एपिथेलियम हो गई है। अब इसके अंदर एक चीज एक नई आई है कि इसके अंदर क्लब सेल्स आ गए हैं। ऊपर वाली में गॉबलेट सेल्स थे और बेसल सेल्स थे, यहाँ पे सिलिया के अलावा जो है क्लब सेल्स आ गए हैं। क्लब सेल्स को क्लारा सेल्स भी कहते हैं, इनका फंक्शन भी अभी हम आगे पढ़ते हैं। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आ गए, इसके अंदर जो है आप देखिए कोलमनर की जगह क्यूबाइडल एपिथेलियम आ गई है, सिंपल सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम। यानी कि डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट हो गई हैं और आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी हर लेवल की डिफरेंट से। अब यहाँ तक टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हमारी कंडक्टिंग जोन होती है, मतलब कि इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हमारी सिर्फ फंक्शन क्या है कि उसने एयर को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, उसने सिर्फ उसको कंडक्ट करना है, उसको सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना है। लेकिन उनकी जो एक्सचेंज होना होता है ब्लड के साथ वो यहाँ पे नहीं होगा, कंडक्टिंग जोन में एक्सचेंज नहीं हो रहा होता। अब जहाँ पे एक्सचेंज शुरू होना है उस सारी जोन को रेस्पिरेटरी जोन का नाम देते हैं। और रेस्पिरेटरी जोन जो है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से शुरू होती है, जहां पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस पोर्शन को रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का नाम दिया जाता है। और नीचे एल्व्यूलर सैक्स आ गई, एल्व्यूलर डक्ट्स होंगी, एल्व्यूलर सैक्स होंगी और मेन एल्व्यूलर सरफेस होगी, जहां पे हमारी ब्लड के साथ, यहाँ पे जो है वो कैपिलरीज देखिए कितनी प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्लड के साथ इसका इनकाउंटर होगा और ब्लड से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो एक्सचेंज होगी, यहाँ पर इस लेवल पर होगी, तो इसलिए इसको रेस्पिरेटरी जोन का नाम दिया जाता है। आप यहाँ पे देखिए रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में एपिथेलियम देखिए सिंपल क्यूबाइडल और साथ में स्क्वेमस एपिथेलियम हो गई है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास स्क्वेमस आ गई है, कोलमनर सिलिएटेड जो है दोनों चीजें खत्म हो गई, अब यहाँ पे सिर्फ जो है स्क्वेमस एपिथेलियम आ गई। और यहाँ पे एल्व्यूलर सैक्स के लेवल पे देखें तो यहाँ पे दो तरह के नीमोसाइट्स बताए हुए हैं। नीमोसाइट्स का ताल्लुक जो है वो सर्फेक्टेंट से जरूरी था। सर्फेक्टेंट क्या चीजें होती हैं हम अभी पढ़ते हैं। बस ये डायग्राम बहुत अच्छी है इसके लिहाज से याद करने के लिए, इसका आपको मैंने ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट देना था, लेकिन साथ में जो है आप एक वीडियो देख लें अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर ना हो। ये मैंने एनाटमी आपको पहले इसलिए बताई कि जो डेवलपमेंट हमने लंग बर्ड की देखनी है, पूरा हमारा जो है लंग्स का सिस्टम देखना है, वो इसी से रिलेटेड होगी। तो उससे पहले बेहतर ये है कि ये वीडियो आप लोग देख लें, जो मैंने अभी आपको सारी बताई हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी।
So we're going to be looking at the development from the lower airways, starting from the trachea downwards. The trachea divides into the right and left main primary bronchi. These are going to enter the right and left lungs. They then divide into secondary bronchi and tertiary bronchi. The tertiary bronchi divide into bronchioles, which lead into terminal bronchioles, and then into respiratory bronchioles. Each of the respiratory bronchioles leads into a few alveolar ducts, which then lead into alveolar sacs. So this portion is the respiratory zone, where gas exchange takes place, while the rest is the conducting zone, which just conducts air towards the lower airways. जी, यहाँ तक मैं आप लोगों को खुद भी इसका जो है वो बता देती हूँ दोबारा से। ये वही चीज है जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाई है, उन्होंने इसको जो है वो शो किया हुआ है। कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन दो हो गई हमारे रेस्पिरेटरी ट्री की, दो तरह की जोन्स हो गई। ठीक है, कंडक्टिंग जोन शुरू होती है, जरूरी नहीं ट्रेकिया से, वो नोज से शुरू हो रही है। वो नोज भी हमारी नेजोफेरिंक्स लेरिंक्स ये सारी कंडक्ट कर रही होती है एयर को, यहाँ से शुरू होगी और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के लेवल तक जाके हमारी कंडक्टिंग जोन आ जाएगी। उसके बाद वहां से आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके बिल्कुल एल्वियोलर सैक्स तक, एल्वियोलाई के लेवल तक हमारी जो है वो आ जाएगी रेस्पिरेटरी जोन। अब यहाँ पे है सबसे पहले ट्रेकिया, ये ट्रेकिया निस्कैरिना के लेवल पे जो है दो में डिवाइड हो गई। एक प्राइमरी ब्रोंकस राइट हो गया और लेफ्ट प्राइमरी मेन ब्रोंकस भी कहते हैं, इनको प्राइमरी ब्रोंकस का नाम भी देते हैं। अब ये लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, ये राइट लंग की तरफ चला जाएगा। अब यही वाला जो है प्राइमरी आगे जाके देखिए ये दो में डिवाइड हो गया, सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब ये लेफ्ट लंग के अंदर ये दो में डिवाइड होगा, राइट लंग के अंदर ये तीन में डिवाइड होगा। अब इनकी दो या तीन में डिवीजन का कॉन्सेप्ट आगे आपको समझ आएगा जब हम लोग ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स पढ़ेंगे। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स क्या है, हमारे लंग के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स पड़े हुए हैं और हर सेगमेंट की अपनी सिग्निफिकेंस है। जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी इनहेल हो जाती है तो किस पोजीशन में वो फॉरेन बॉडी किस सेगमेंट के अंदर जाएगी, उसकी यहाँ पे सिग्निफिकेंस आती है। तो जो लेफ्ट का ब्रोंकस है, इसलिए मैंने बताया कि डाइकोटोमस डिवीजन का कॉन्सेप्ट होता है कि ये दो में डिवाइड हो रहा है और ये तीन में डिवाइड हो रहा है। चीजें एक ही थी लेकिन ये डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट तरह का हमें कैरेक्टरिस्टिक दे रही हैं। फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकाई बन गए। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई ने फर्दर जो है वो डिवाइड होना शुरू कर दिया डिफरेंट में। अब ये देखिए यहाँ के तीन थे, ये आगे तीन अपनी अपनी ब्रांचेस में डिवाइड होना शुरू हो गए। जो राइट साइड पे है उसमें जो अपर हमारे पास आएगा वो तीन में डिवाइड होगा, जो मिडल होगा वो दो में डिवाइड होगा और जो सबसे नीचे वाली लोब की तरफ जा रहा है वो भी तीन में डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये जो है इनकी डिफरेंट होती है, मोस्टली 4 to 5 इनकी होती हैं। यहाँ पे कोई दरमियान वाली लोब नहीं होती, दरमियान वाला कोई भी डिवीजन नहीं है। ठीक है, इस चीज को भी आपको बहुत ज्यादा समझने की बस जरूरत नहीं है कि आपको हर लेवल पे याद रखना है। बस आपको ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स का पता होना चाहिए कि किसमें कितने होते हैं, वो जब हम लोग थॉरैक्स में पढ़ेंगे तो वहां पे कवर हो जाएंगे। बताने का मकसद आपको ये है कि आपको बस ये पता हो कि लेफ्ट की तरफ एमसीक्यू आ भी सकता है कि प्राइमरी ब्रोंकस जब डिवाइड होता है सेकेंडरी में तो लेफ्ट की तरफ कितने ब्रोंकाई आते हैं। लेफ्ट में दो सेकेंडरी ब्रोंकाई आएंगे और राइट में तीन सेकेंडरी ब्रोंकाई आएंगे। फिर आगे ये फर्दर टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गए। अब ये फर्दर जब टर्शरी ब्रोंकाई है ना, उन्होंने ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होना है हमारे। ब्रोंक्यूल्स जब बिल्कुल फर्दर अपनी ब्रांचिंग के बाद जो है वो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल जब रेस्पिरेटरी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होगी इनकी कंडक्टिंग जोन, जब ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएंगे तो फिर हम लोग कहेंगे कि अब हमारी जो है यहाँ पे रेस्पिरेटरी जोन शुरू हो गई है। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल फर्दर एल्वियोलर डक्ट्स बनाते हैं। ये डक्ट्स जो है इनमें एल्वियोलर सैक्स के साथ ये लाइनिंग होती है इनकी, और इस लेवल पे कैपिलरीज ब्लड प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। ये है इसकी पूरी रेस्पिरेटरी ट्री की एनाटॉमी। फिर मैंने आपको एपिथेलियम्स बताई थी। एपिथेलियम का मैंने आपको बताया था कि इसको साथ ही आपने हर जो है वो एरिया की याद करनी है क्योंकि एमसीक्यूज में ये आ जाती होती हैं। तो सबसे पहले बताया कि लंग की ओवरऑल जो हमारे पास एपिथेलियम होती है वो होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलम्नर एपिथेलियम। ओवरऑल सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलम्नर एपिथेलियम होती है हमारे पास। अब जो जो है हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलम्नर एपिथेलियम, इसने आगे जाके डिवाइड हो जाना है डिफरेंट देनिया। पहली एपिथेलियम की मैं आपको बताया था, मैंने कहा था कि मैं हिस्टोलॉजिकल लेवल पे सारे सेल्स इसके बताऊंगी।
इसकी वापस आते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। ये बात हो रही थी। तो पहली इसकी बढ़ते हैं कि ओवरऑल हमारी लंग्स में अगर पूछते हैं कि आपके पास कौन सी एपिथेलियम होती है, तो हमारे पास ये है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। अब ये एपिथेलियम अगर मैं सिर्फ हिस्टोलॉजी को डिस्कस करूँ ना, तो ये एपिथेलियम में भी 5 तरह की लेयर्स होती हैं। आपके पास क्या कहूंगी, 5 तरह के सेल्स होते हैं इसके। ये सेल्स कहना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये हमारी ओवरऑल जो है वो एक एपिथेलियम है जो हमारी ब्रोंकाई के लेवल तक, यानी कि टर्शरी ब्रोंकाई के लेवल तक ये एपिथेलियम प्रेजेंट होगी, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। अब इसमें देखिए, इसमें 5 तरह के सेल्स हैं हमारे पास। डायग्राम में भी देखिए, सबसे पहले क्या है, देखिए छोटे छोटे आपको नजर आ रही है सीलिया। जैसे मैंने बताया कि सीलिया उस जगह पे प्रेजेंट होंगे जहां पे हमें मूवमेंट चाहिए होगी, जहां उन्होंने किसी चीज को प्रोपेल करना होगा। तो ये सीलिया जो है, ये सिलिएटेड कोलमनर सेल्स प्रेजेंट है। पहली लेयर आ गई, ये सेल्स है, इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, सिलिएटेड कोलमनर सेल्स है हमारे पास। ये 30% बना रहे होते हैं इस सॉरी। अच्छा जी। अब ये वाली जो सेल की पहली लेयर है ना, ये 30% पोर्शन बना रही होती है। जस्ट गिव मी मिनट में पानी पी। अच्छा जी, जो पहली लेयर है सिलिएटेड कोलमनर सेल्स की, वो 30% हमारा पोर्शन बना रही होती है इस एपिथेलियम का। अच्छा, अब जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, अब में से बहुत सारे तो नहीं, कुछ को एतराज होता है कि किसी चीज की रेफरेंस भी दे रही है तो मुझे उस रेफरेंस को यूज करना पड़ेगा। अब जो मैं आपको हिस्टोलॉजी सारी बता रही हूँ, वो हमारी जो है वो, आप लोगों ने अगर लाइक हुसैन की बुक पढ़ी होगी एमबीबीएस में, ठीक है, तो मैं उस बुक में से मैंने सारी ये जो है हिस्टोलॉजी इसकी ली है। एमसीक्यूज में पूछी गई थी तो मैंने ज्यादा डिटेल में ली है, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, आपने जो एडिशनल पॉइंट नोट करने हैं, बेहतर है आप साथ साथ नोट करते जाएं उसको, क्योंकि एक बुक तो इनफ नहीं होती उसमें। तो ये जो है वो लाइक हुसैन की बुक में से कुछ हिस्टोलॉजी के पॉइंट्स थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए वो जरूरी थे, क्योंकि हर लेवल पे एपिथेलियम चेंज हो रही है, फंक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम की 5 सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में पहली लेयर इसकी है सिलिएटेड कोलमनर सेल्स की, वो 30% होते हैं। ठीक है, और हर किसी के ऊपर क्या है, देखिए बहुत ज्यादा सीलिया प्रेजेंट है। और कहते हैं कि 300 के नजदीक जो होते हैं वो किसी एक सेल के ऊपर जो है वो 300 सीलिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और सीलिया कब ज्यादा होते हैं, जब उन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, उसने एनर्जी प्रोवाइड करनी है, उसने बेसिक एटीपी देनी है, इस वजह से सीलिया के अंदर मूवमेंट ज्यादा होती है। तो पहली लेयर होगी सिलिएटेड कोलमनर सेल्स की, जिसके ऊपर 300 के, ईच सेल हैज 300 मोटाइल सीलिया। फिर है नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड आते हैं, इसमें सेल्स आती हैं वो गोबलेट सेल्स होते हैं। इन्हीं सिलिएटेड कोलमनर सेल्स के दरमियान में जो है, आप देखें, ये 3 सेल्स आए तो उसके दरमियान में एक सेल आ गया, फिर 2-3 सेल्स आए उसके दरमियान में, इनको कहते हैं गोबलेट सेल्स। अगर आपको हिस्टोलॉजी याद हो तो हमने गॉबलेट सेल का कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि वो गॉबलेट की शेप का होता है। ठीक है, नीचे से वो तंग होता है, जैसे कि प्याला होता है या विनिंग ट्रॉफी होती है, उसकी शेप का गॉबलेट उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर से कप शेप है, नीचे से फनल की तरह हो गया है। ठीक है, तो गॉबलेट सेल्स क्या है, इनका काम क्या है, इन्होंने म्यूकस प्रोड्यूस करना है। म्यूसिन और वाटर को कंबाइन करके इन्होंने म्यूकस प्रोड्यूस करना है। म्यूकस हमारी रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेटरी ट्री है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है नॉर्मली, नॉर्मली भी प्रेजेंट होता है, उसमें फ्रिक्शन को रोकना होता है। और किसी डिजीज में वो बहुत ज्यादा होता है तो हमें वो जो है वो जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सेकेंड सेल हो गए गोबलेट सेल्स, ये भी तकरीबन 30%, जितने सिलिएटेड कोलमनर सेल्स है उतने ही ये प्रेजेंट होंगे। फिर तीसरी चीज देखिए, ये ब्लू कलर के आपको नजर आ रहे हैं, इन्हीं के दरमियान कहीं कहीं पे ये बेसल सेल्स है। ये शॉर्ट पिरामिड के टाइप के होते हैं, शॉर्ट पिरामिडल टाइप सेल्स होते हैं, इनके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं होते। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, हमारे पास स्टेम सेल का रेजरवायर है, ये एक रेजरवायर है स्टेम सेल से, मतलब ये अगर बेसल सेल प्रेजेंट है, ये स्टेम सेल का रेजरवायर, दैट मीन्स हमारी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम रीजनरेट कर लेती है खुद को। अगर वो डैमेज हुई है तो वो खुद को रीजनरेट करेगी, मतलब ये इन स्टेम सेल से रीजनरेट भी हो सकती है, इसका ये फंक्शन है बेसल सेल्स का। और ये भी तकरीबन 30% के अराउंड प्रेजेंट होते हैं।
फिर चौथे नंबर पे हमारे पास होते हैं ब्रश सेल्स, ठीक है। वो हमारे पास इसी एपिथेलियम की जो है वो सरफेस पे क्या है कि वो ब्रश सेल्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं बेसिकली उनमें, वो 5% है माइक्रोविलाई। वो एज ए सेंसरी रिसेप्टर भी एक्ट कर सकते होते हैं, ठीक है। उनका फंक्शन ही ये है कि उन्होंने एज ए सेंसरी रिसेप्टर एक्ट करना है। उनके अंदर छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं, इधर के पिक्चर में नहीं है लेकिन वो कहीं कहीं जस्ट 5% प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कहीं भी सेल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर पांचवें टाइप के जो सेल्स होते हैं ना, वो होते हैं स्मॉल ग्रेन्यूल सेल्स। स्मॉल ग्रेन्यूल सेल्स हैं, ग्रेन्यूल्स के नाम से ही पता चल रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ग्रेन्यूल्स को रिलीज करना है, ठीक है। इनको जो है डिफ्यूज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट कहते होते हैं, DNES, वो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बना रहे हैं। और ये स्मॉल ग्रेन्यूल जो सेल्स है ना, ये क्या रिलीज करते हैं, ये कैटिकोलामीन्स रिलीज करते हैं। कैटिकोलामीन्स हमने पढ़े थे एंडोक्राइन के अंदर क्या होते हैं, ये एपिनेफ्रीन नॉरएपिनेफ्रीन का नाम है, ठीक है। कैटिकोलामीन्स रिलीज करेंगे, ये सीरोटोनिन रिलीज करते हैं। तीसरी चीज ये कैल्सिटोनिन रिलीज करते हैं, ठीक है, ये स्मॉल ग्रेन्यूल सेल्स। अच्छा, और यही सेल्स जो है वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग जो है ना, स्क्वेमस सेल या फिर मोस्टली स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा जो है ना, मोस्टली वो ये कर रहे होते हैं, ये इन्हीं सेल्स से बन रहा होता है। स्मॉल ग्रेन्यूल सेल्स इस एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो भी 5% प्रेजेंट होते हैं, बहुत कम होते हैं। अच्छा जी, अब जो है पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट हमने 2-3 दफा पिछले कुछ सिस्टम्स में पढ़ा था कि क्या है कि हमारे पास जो है पैथोलॉजी कहीं या ट्यूमर कहीं प्रेजेंट है, लेकिन उसका उस ट्यूमर के कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं कि वो हमारे पास किसी और ऑर्गन के अंदर से भी कुछ ऐसे चीजों को रिलीज कर रहा होता है, ऐसी चीजों को कि वो आगे हमारे पास ट्यूमर कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने रीनल सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि वो आगे जाके हमारे पास जो है वो पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम कर सकते हैं, मतलब कि वो हमारे लंग्स के अंदर जो मोस्टली स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स वहां से बनता है, फिर उसमें से ACTH रिलीज होता है, ठीक है। तो ये इन इन स्मॉल ग्रेन्यूल सेल से रिलीज हो रहा होता है। ये 5 सेल्स हो गए जो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम के अंदर, ये 5 तरह के सेल्स होते हैं। इनको रिवाइज करते हैं। पहला होता है सिलिएटेड कोलमनर सेल, ठीक है। उसके ऊपर छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सेकंड होते हैं ये गोबलेट सेल जिन्होंने म्यूकस प्रोड्यूस करना होता है। तीसरे होते हैं बेसल सेल जिन्होंने रीजनरेट करना है, ये रेजर्वायर है स्टेम सेल्स के लिए। चौथे होते हैं समटाइम्स 5% केसेस में ब्रश सेल्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं, और वो सेंसरी रिसेप्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। देन लास्ट वन स्मॉल ग्रेन्यूल सेल्स होते हैं, ये भी सिर्फ 5% केसेस में हो सकते हैं, और ये रिलीज करते हैं कैटिकोलामीन, सेरोटोनिन, कैल्सिटोनिन को, और ये डिफ्यूज न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होते हैं। और एक मेन फंक्शन जो है हमारे पास ये स्मॉल ग्रेन्यूल सेल्स का ये है कि ये ऑक्सीजन और CO2 इन दोनों के एयरवे में लेवल्स को भी ये मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। इनका ये एडिशनल फंक्शन भी है। अच्छा जी, यहाँ तक मैंने ऊपर अपनी ओवरऑल बता दी कि हमारे रेस्पिरेटरी पैसेजेस पे मेन जो है हमारी कौन सी एपिथेलियम होनी है। फिर यहीं पे जो है वो लेरिंग्स की जो है एपिथेलियम को मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। इसमें कंडक्टिंग जोन में लेरिंग्स की उन्होंने ऐड नहीं किया, वैसे होती है लेरिंग्स उसमें। तो जो हमारी लेरिंग्स होती है ना, उसके अंदर क्या है, उसकी एपिथेलियम होती है। आप अपने पास ऐड करते जाए, वैसे हमने हेड एंड नेक के अंदर पढ़ना है, लेकिन इसके साथ ही अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है। लेरिंग्स की भी जो एपिथेलियम है ना, वो भी यूजुअली हमारे पास 2 पोर्शंस में डिवाइड होती है। जो लेरिंग्स की अपर पोर्शन है ना, जो लेरिंग्स जहां से शुरू हो रही होती है, जिसको लेरेंजियल इनलेट का नाम देते हैं, फिर एपिग्लॉटिस आता है, और उसके बाद ट्रू वोकल कॉर्ड्स आते हैं। लेरेंजियल इनलेट, एपिग्लॉटिस और ट्रू वोकल कॉर्ड्स, इन 3 तक जो हमारी एपिथेलियम है ना, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ये वाली एपिथेलियम हमारी एसोफिगस में भी प्रेजेंट होती है, हमने पढ़ी हुई है एसोफिगस में। अच्छा जी, अब ट्रू वोकल कॉर्ड्स के बाद का जो हमारा लेरिंग्स का पोर्शन है, ठीक है, और जो लोअर हाफ है यानी कि लेरिंग्स का, उसके अंदर जो टिपिकल रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है हमारी, उसके अंदर गोबलेट सेल्स भी होंगे, टिपिकल जो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम मैंने बताई है ना, बाकी की लेरिंग्स के अंदर वो होती है। यानी कि ट्रेकिया से ऊपर जहाँ पे लेरिंग्स है ना, इसके लोअर पोर्शन तक यही एपिथेलियम होगी। और सबसे ऊपर अगर जाए जहाँ से लेरिंग्स शुरू हो रही है, जहाँ पे नेसोफेरिंग्स लेरिंग्स में कन्वर्ट हो रही है हमारी, सॉरी जो फेरिंग्स है ओवरऑल हमारी, वो कन्वर्ट हो रही है लेरिंग्स में, वो इनलेट, फिर उसकी एपिग्लॉटिस और ट्रू वोकल कॉर्ड्स, वहां पे एपिथेलियम कौन सी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। अच्छा, फिर ट्रेकिया में मैंने बताई कि ये वाली टिपिकल एपिथेलियम थी, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम थी विद गोबलेट सेल्स थे उसके, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, ट्रेकिया के लेवल पे इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, और नीचे उसमें कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है, जो ट्रेकियल रिंग्स और कार्टिलेज होते हैं,
ठीक है। इसके अलावा जो ट्रेकिया की सब म्यूकोजा है उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, ट्यूबुलो एसिनार ग्लैंड्स होते हैं। फिर हमें पता है कि ट्रेकिया के जो रिंग्स होते हैं, जो सी शेप्ड रिंग्स होते हैं, वो 16 से 20 तकरीबन होते हैं, वो हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं। ये जनरल एनाटॉमी के अंदर हमने पढ़ना है कार्टिलेज टाइप क्या है, लेकिन अगर आप इस चीज को भी पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, ताकि बाद में ये रिवाइज हो जाए। ये जो ट्रेकिया के रिंग्स है ना, उनका कार्टिलेज कौन सा है, वो हाइलिन कार्टिलेज से बने होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर एक मसल प्रेजेंट होता है, ट्रेकियालिस मसल, ठीक है। और उसमें जो है कुछ कोलेजन फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ट्रेकिया तक हो गया। फिर आगे जो है ब्रोंकियल ट्री की बात हो रही थी हमारे पास। जो ब्रोंकियल ट्री है, मैंने उसको बताया कि वो फर्दर हमारे डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड हो रहा होता है। सबसे पहले ब्रोंकाई तक तो हो गया, यही एपिथेलियम थी। अब आगे ब्रोंक्यूल्स की बात करें तो आप ये देखिए इस डायग्राम में क्या फर्क है, कि ऊपर एपिथेलियम भी है, यहाँ भी एपिथेलियम है, यहाँ स्मूथ मसल्स है, यहाँ स्मूथ मसल्स है, लेकिन ब्रोंक्यूल्स में आगे ये कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है। टर्शरी ब्रोंकाइट तक क्या फर्क है, उनमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, उनके बाद ब्रोंक्यूल्स के अंदर कोई भी कार्टिलेज नहीं होता। दूसरी बात, एक फर्क और आप देखें, ऊपर गोबलेट सेल्स प्रेजेंट थे, इसमें गोबलेट सेल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसमें सिलिएटेड सेल्स है और क्लब सेल्स है। क्लब सेल्स क्या चीज है अभी आप पढ़ते हैं, ठीक है। क्लब सेल्स का दूसरा नाम क्लारा सेल्स भी होता है। तो आप ये देखिए ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज भी नहीं है और गोबलेट सेल्स, मतलब कि ब्रोंक्यूल्स में क्या है, ना कार्टिलेज है ना ही कोई ग्लैंड्स है। गॉबलेट सेल्स ने म्यूकस प्रोड्यूस करना था ना, तो कोई ग्लैंड्स भी नहीं है और कोई भी हमारे पास कार्टिलेज भी नहीं है। ये चीज आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। फिर आगे हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अच्छा इससे पहले क्लब सेल बता दूं, क्लब सेल्स को क्लारा सेल्स भी कहते हैं। ये डोम शेप्ड होते हैं। इनकी जो है वो, इनके अंदर सेक्रीटरी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स का फंक्शन क्या है, कि इन्होंने एक तो हमारे पास थोड़ा बहुत सरफेक्टेंट भी देना होता है। मेनली सरफेक्टेंट हमारे एल्विलाई में निमोसाइट से बनेगा, लेकिन एक सेकेंडरी माइनर फंक्शन इनका ये भी होता है कि सरफेक्टेंट भी थोड़ा बहुत देते हैं। फिर मेन फंक्शन क्या है, कि प्रोटीन्स रिलीज करते हैं ये क्लब सेल। प्रोटीन्स भी रिलीज करते हैं, ये टॉक्सिन्स को डिग्रेड भी करते हैं, और ये स्टेम सेल्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं। मतलब इनके 4-5 ये कुछ फंक्शंस हैं। आप लोग अपने पास इस चीज को ऐड कर लें। अभी आगे हम अभी पढ़ेंगे भी इसको। लेटर से फर्स्ट एड में भी इसकी 3-4 लाइन उन्होंने बताई हुई हैं। तो हमारे पास जो क्लारा सेल्स हैं वो डोम शेप सेल्स होते हैं। ये इनके अंदर सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं। वो ग्रेन्यूल्स क्या करती है, वो सेकेंडरी हमारी जो है वो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स रिलीज करते हैं, टॉक्सिन्स को जो है वो डिग्रेड करते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। और आप ये देखिए ये नॉन सिलिएटेड होते हैं, इनके ऊपर सीलिया नहीं है, बाकियों पे सीलिया प्रेजेंट है। ये नॉन सिलिएटेड होते हैं, ठीक है। और ये किधर प्रेजेंट है, ये ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट है। ऊपर भी नहीं थे, नीचे भी नहीं है। नीचे समहाउ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में थोड़े बहुत ही प्रेजेंट हो सकते हैं, पर मेनली जो है ये, आप ये देखिए ये ब्रोंक्यूल्स, मेन ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यहाँ तक ये ज्यादा प्रेजेंट होंगे। आगे आगे जाके ये कम होते जाएंगे। मेनली ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और अपर ब्रोंक्यूल्स में होते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में अगेन इनका कहीं कहीं ये प्रेजेंट होंगे। तो अगर एमसीक्यू आता है तो आप बस ओवरऑल ब्रोंक्यूल्स को ऑप्ट कर सकते होते हैं, ठीक है। उसमें अलहदा से वो नहीं पूछते कि किस टाइप के ब्रोंक्यूल्स में ये ज्यादा होंगे। तो इनका मेन फंक्शन क्या है, कि इन्होंने टॉक्सिन्स को डिग्रेड करना है, इन्होंने स्टेम सेल्स के तौर पे भी एक्ट करना है, रेजर्वायर सेल्स है, रीजनरेशन भी कर सकते हैं, और ये थोड़ा बहुत सरफेक्टेंट का कंपोनेंट भी रिलीज कर रहे होते हैं। फिर एक और चीज ये है कि इन्हीं क्लब सेल्स या क्लारा सेल्स की एक और नेचर ये है कि इनसे हमारा एक ट्यूमर भी बनता होता है लंग्स का। ये भी एमसीक्यू के लिए जरूरी है। कौन सा ट्यूमर बनता है क्लब सेल से, आपको याद होना चाहिए, वो ब्रोंकियो एल्व्यूलर कार्सिनोमा है। ब्रोंकियो एल्व्यूलर कार्सिनोमा होता है, ठीक है। वो जो है वो क्लब सेल से बनता होता है। वो यूजुअली उसका ये है कि हमारे पास उसकी प्रेजेंटेशन ऐसे होती है कि चेस्ट एक्सरे पे पेशेंट की बिल्कुल न्यूमोनिया की तरह कंसोलिडेशन हुई होती है, न्यूमोनिया लाइक पिक्चर देता है वो पेशेंट का। लेकिन उसमें चीज है कि उसमें स्मोकिंग के साथ उसकी बिल्कुल एसोसिएशन नहीं होती। बस वो ये है कि हमारे पास इन्हीं क्लब सेल्स के साथ जो है वो अराइज करता है, ब्रोंकियो एल्व्यूलर कार्सिनोमा होता है। उसकी अच्छी प्रोग्नोसिस होती है, ट्रीटेबल होता है वो। बस आपको ये याद हो कि इससे कार्सिनोमा बनता है हमारे पास, और ये ब्रोंक्यूल्स के लेवल पर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे आ गए। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में क्या है, इनके अंदर हमारे पास अब यहाँ पे चेंज हो गया। जो अपर ब्रोंक्यूल्स है उसमें सिंपल सिलेटेड कोलमनर टाइप की एपिथेलियम थी। इनके अंदर जो है वो क्यूबाइडल एपिथेलियम है। आप साथ में देखेंगे सेल्स की शेप भी चेंज होगी। ऊपर वाले में कोलमनर टाइप लंबे लंबे सेल्स थे, अब क्यूबाइडल क्यूब जो क्यूबिकल शेप्ड है वो सेल्स आ गए हमारे पास, क्यूबाइडल एपिथेलियम आ गई। साथ ही इसके अंदर आप देखिए स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, अगेन कार्टिलेज इसमें भी डेफिशिएंट है, इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर कहीं कहीं क्लब सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं।
और आप देखें अगेन इसमें गॉबलेट सेल्स नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई ग्लैंड्स नहीं है, कोई भी म्यूकस यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। अब इसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारे पास आगे जो ट्रांजिशन जोन आ गई, यहाँ से आगे रेस्पिरेटरी जोन शुरू होनी है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आ गए, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स वो एक ट्रांजिशन जोन बना रहे हैं कंडक्टिंग और रेस्पिरेटरी जोन के दरमियान में। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट करनी है, डायग्राम्स में देखिए ऊपर से नीचे तक सीलिया जो है वो हर हर लेयर में प्रेजेंट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, नीचे तक देखें कहाँ तक प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक। हमारे जो सीलिया हैं वो एक्सटेंड करते हैं फर्दर डाउन दैट रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक, लेकिन जो गॉबलेट सेल्स जो ग्लैंड्स है ना वो नीचे नहीं आते, वो सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे प्रेजेंट थे हमारे पास। अब बाकी के जो फीचर है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, बाकी के ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पे कहीं पे भी गॉबलेट सेल्स नहीं है, सिर्फ सीलिया नीचे तक आ रहे होते हैं। अब यही रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो हैं इसके अंदर हमारी जो एपिथेलियम है वो सिंपल क्यूबाइडल और स्क्वेमस पैटर्न भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ क्यूबाइडल सेल्स हैं क्यूबिकल शेप्ड और आगे ये स्क्वेमस टिपिकल स्क्वेमस में कन्वर्ट होने लग गए। स्मूथ मसल जो है वो थोड़े बहुत यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में थोड़े से प्रेजेंट होते हैं। अब यही रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आगे ये डक्ट्स में डिवाइड हुए, डक्ट्स ने आगे एल्वेलर सैक्स बनाए और इसके अंदर क्या है यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा। अब एल्वेलर सैक्स में जो है हमारे पास ये एल्वुलाई जो होता है, ईच एल्वुलाई जो है वो कप शेप्ड होता है और यूजली 0.2 mm डायमीटर का होता है, इतना छोटा होता है एक एल्वुलाई। अब इन एल्वुलाई के अंदर जो होते हैं दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए एक एल्वुलाई जो है ना उसकी उन्होंने आपको दी हुई है डायग्राम, इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं निमोसाइट्स के, जिनको कहते हैं टाइप 1 निमोसाइट और टाइप 2 निमोसाइट। जो टाइप 1 निमोसाइट है इनको टाइप 1 एल्व्यूलर सेल्स भी कहते हैं, निमोसाइट्स भी कहते हैं और इनको स्क्वेमस एल्व्यूलर सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। स्क्वेमस एल्व्यूलर सेल्स टाइप 1 निमोसाइट्स को भी कहते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनके अंदर ऑक्लूडिंग जंक्शन छोटे छोटे, देखिए ये एक टाइप 1 निमोसाइट है, ये दूसरा प्रेजेंट है, उसके दरमियान में क्या है, ये ऑक्लूडिंग जंक्शन है, मतलब दूसरे सेल का दूसरे से जंक्शन प्रेजेंट है लेकिन दरमियान में कंप्लीट वॉल प्रेजेंट है इसकी। तो ये वाले जो सेल्स होते हैं ना ये रीजनरेट नहीं होते, ये माइटोसिस से डिवाइड नहीं होंगे, ये इतने ही रहते हैं और मोस्टली यही प्रेजेंट होते हैं। 95% टाइप 1 निमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एल्वुलाई के अंदर। और इनका प्रिंसिपल रोल क्या है कि इन्होंने गैसियस एक्सचेंज करवानी है इन टाइप 1 निमोसाइट्स ने। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, हमारे एल्वुलाई में दो तरह के जो हैं वो निमोसाइट्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 निमोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है, टाइप 1 एल्वुलर सेल्स या फिर स्क्वेमस एल्वुलर सेल्स। ये जो है 95% प्रेजेंट होते हैं एल्वुलाई के अंदर और ये इनका मेन फंक्शन क्या है, इन्होंने गैसियस एक्सचेंज करवानी होती है और यहाँ पे जो है इनके दरमियान में ऑक्लूडिंग जंक्शंस प्रेजेंट होती है और ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते माइटोटिकली, ये बिल्कुल डिवाइड नहीं होंगे। फिर सेकंड टाइप आई टाइप 2 निमोसाइट्स की, जैसे कि डायग्राम में भी है कि ये बहुत कम है, ये सिर्फ 5% प्रेजेंट होते हैं। इनको टाइप 2 निमोसाइट, टाइप 2 एल्व्यूलर सेल्स या फिर ग्रेट एल्व्यूलर सेल्स, तीसरा नाम इनका क्या है, ग्रेट एल्व्यूलर सेल्स, वो भी कहा जाता है। अब ये जो है ये 5% केसेस में होते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये भी जो हमारे बाकी जो टाइप 1 सेल्स है उनके साथ ये ऑक्लूडिंग जंक्शंस बना रहे हैं, देखें उनके साथ कंप्लीटली सेपरेट है, दरमियान में वॉल प्रेजेंट है, उनके साथ जंक्शन बनाएंगी। अब ये जो टाइप 2 सेल्स है ना इनका फंक्शन ये है कि इनके अंदर देखिए छोटे छोटे सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन ग्रेन्यूल्स को लैमिलर बॉडीज का नाम देते हैं, लैमिलर बॉडीज। लैमिलर बॉडीज क्या है, वो हमारे पास फॉस्फोलिपिड मिक्सचर होती हैं, फॉस्फोलिपिड भी हैं, न्यूट्रल लिपिड्स भी हैं और सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स होती हैं। जो हमारे पास टाइप 2 एल्व्यूलर सेल्स है ना, टाइप 2 निमोसाइट, इनका मेन फंक्शन क्या है कि इन्होंने सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करना है। दो तरह के हैं, एक तो ये सर्फेक्टेंट भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और ये स्टेम सेल भी जो है हमारे पास जो है एल्वेलर एपिथेलियम के लिए स्टेम सेल, मतलब ये रीजनरेट कर सकते हैं। टाइप 1 का हमने पढ़ा कि वो डिवाइड नहीं होते, टाइप 2 जो है वो रीजनरेट भी करेंगे, ठीक है। और ये एक चीज और आपने याद रखनी है कि ये टाइप 2 जो है ना जब ये रीजनरेट करेंगे तो हमारे दिन में क्या आता है कि ये टाइप 2 और नए सेल्स बना रहे हैं ना, अपने ही जैसे सेल्स बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज डिफरेंट है, ये टाइप 2 सेल्स जो है इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये दोनों तरह के सेल्स बनाएंगे। जब ये रीजनरेट करेंगे तो ये टाइप 1 का सेल भी बनाएंगे और ये टाइप 2 का भी बनाएंगे। टाइप 1 खुद रीजनरेट नहीं कर सकते, जो टाइप 2 है वही रीजनरेट करके टाइप 1 भी बनाते हैं और टाइप 2 भी बनाते हैं। अब इन टाइप 2 के अंदर लैमेलर बॉडीज होती हैं जो कि हमारे पास मिक्सचर होती हैं फॉस्फोलिपिड्स का, न्यूट्रल लिपिड्स का और सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स A B C D, इन प्रोटीन्स का जो है वो
मिक्सचर होती है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हमारे पास देखिए, नेक्स्ट जो है एल्विलाई के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि उनका जो है एक पोर्स का फंक्शन देखिए बिल्कुल 10 to 15 माइक्रोमीटर साइज के वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास पोर्स। उनका फंक्शन ये होता है कि उन्होंने एयर प्रेशर को पल्मोनरी एल्विलाई के दरमियान प्रेशर को इक्वलाइज करना होता है। उनको पोर्स ऑफ कोहन का नाम भी दिया जाता है। उन्होंने क्या करना, छोटे छोटे पोर्स अगर प्रेजेंट भी है ना, तो उन्होंने सिर्फ एयर का प्रेशर इक्वलाइज करना है पूरी हमारे पल्मोनरी इस एल्वेलर एरिया के अंदर। फिर हमारे पास आती है एक चीज यहाँ पे बताई है, एल्वेलर मैक्रोफेजेस है। एल्वेलर मैक्रोफेजेस को डस्ट सेल्स का नाम भी दिया जाता है। डस्ट सेल्स जो होते हैं, इनका काम क्या है, मैक्रोफेजेस का ओवरऑल फंक्शन ही ये होता है कि उन्होंने फेगोसाइटोसिस करनी है। मतलब कि कोई फॉरेन मटेरियल अगर हमारे पास आ ही गया है तो इन्होंने क्या करना है, उसको फेगोसाइटोस करना है। और यही मैक्रोफेजेस जो है वो रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 8, इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ, जो हमारे पास साइटोकाइंस हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 8, इन सबको रिलीज करेंगे। और कुछ एल्वेलर प्रोटीएजेस को भी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्रोफेजेस जो है इनका ये फंक्शन है यहाँ पर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह गई हमारे पास, ब्लड एयर बैरियर। हमने जो है वो ब्लड, यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे एयर आ गई और इसने आके ब्लड के साथ आके जो है एक्सचेंज करना है गैसेस का। तो ये जो ब्लड और एयर का बैरियर है ये कैसे बनता है, यहाँ पे बिल्कुल तो नहीं होता ना कि ब्लड खुला पड़ा हो और एयर आ जाए इसके अंदर, नहीं, इनके दरम्यान में कोई लेयर होती है। तो जो थिन लेयर होती है वो सरफेक्टेंट की होती है इन दोनों के दरमियान में। ठीक है, तो एक थिन लेयर होती है पल्मोनरी सरफेक्टेंट की, वो एक बैरियर बना रही होती है हमारे ब्लड और एयर के दरमियान। उस लेयर के थ्रू जो है सरफेक्टेंट के थ्रू हमारे पास एक्सचेंज हो रहा होता है। तो यूजुअली इस एयर बैरियर के अंदर हमारे पास ये टाइप 1 के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, साथ में उनका बेसल लैमिना होता है। ठीक है, तो बस आपको पता हो कि ब्लड एयर बैरियर एक चीज होती है और ये हमारे पास एक थिन लेयर ऑफ पल्मोनरी सरफेक्टेंट, उसको सरफेक्टेंट जो है उसको बना रही होती है। यहाँ तक जो है इसकी मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है चीजों की, जो कि मैंने हिस्टोलॉजी की बुक से बाकी सारी चीजें ली थी। आपको एमसीक्यूज में ये चीजें बार बार पूछते हैं, इसलिए पता होनी चाहिए। वैसे फर्स्ट एड में बहुत सारी बातें इनकी लिखी भी हुई हैं, अगर आपने इनको साथ साथ नोट नहीं भी किया तो। नहीं समझ आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अभी जो है इसको हम लोग थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। ये मैंने एम्ब्रियोलॉजी से पहले इसलिए पढ़ाई सारी चीजें कि फिर आपको एम्ब्रियो पढ़ने में आसानी होगी। आई गेस अब इसकी एनाटॉमी को रीड करने में कोई इशू नहीं है, कि अब आप लोगों ने जो है वो डायग्राम देख भी ली है, इसकी वीडियो भी आपने देख ली है। ये भी एक डायग्राम देख रही थी मैं, देखें, ट्रेकिया है, ट्रेकिया इस कैरिना के लेवल पे आके राइट ब्रोंकस में और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो गई। अब ये जो पहले पहले दो ब्रोंकस आए मेन, उनको प्राइमरी ब्रोंकस का नाम दिया जाता है। ये दो होते हैं, एक राइट की तरफ जाता है एक लेफ्ट की तरफ। ये प्राइमरी ब्रोंकस आया, आगे जाके ये सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड हो गया। सेकेंडरी ब्रोंकस फर्दर आगे छोटे छोटे टर्शरी ब्रोंकस में डिवाइड हुए। टर्शरी ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स का लेवल आ गया। ब्रोंक्यूल्स जब से डिवाइड होते गए फिर उनका टर्मिनल ब्रोंक्यूल आया। तो इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल के लेवल तक हमारी कंडक्टिंग जोन होती है, यहाँ पे सिर्फ हमारी एयर कंडक्ट हो रही होती है। फिर इससे आगे हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनेंगे, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक्स बनेंगी। तो उस सारे को जो है हम लोग रेस्पिरेटरी जोन का नाम देते हैं। अच्छा जी, ये ऊपर एमडीयू का पोर्शन है, इस पे हम दोबारा आते हैं। अच्छा, ये कुछ चीजें देख लेते हैं। क्लब सेल्स का वही जो मैंने बताया कि क्लारा सेल्स का दूसरा नाम है। ये नॉन सीलिएटेड है, कोई सीलिया प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, इनके अंदर जो है हमारे पास सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये ब्रोंक्यूल्स के अंदर होते हैं। मैं बताया था ये अपर ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ओवरऑल इन तीनों ब्रोंक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है कि इन्होंने टॉक्सिन्स को डिग्रेड करना है, इन्होंने सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, और ये स्टेम सेल रिजर्वायर के तौर पे एक्ट करते हैं। प्रोजेनिटर सेल्स हैं, मतलब कि ये रीजनरेशन करवाएंगे क्लब सेल्स की भी और सिलिएटेड सेल्स भी प्रोड्यूस करेंगे ये। फिर एल्वियुलर टाइप सेल से सेल की टाइप्स मैंने बताई हैं कि एल्विलाई के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं दो तरह के नीमोसाइट्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 होता है। जो टाइप 1 है वो हमारे पास जो है 97% यानी कि वो प्रेजेंट है। अच्छा, जो मैंने जिस बुक से पढ़ा, जो हिस्टोलॉजी की, तो इसमें बताया कि 95 और 5% का फर्क होता है। ये 95 होते हैं और ये 5% होते हैं।
तो अगर आपसे पूछते हैं वो लोग तो वो यूजुअली रेंज पूछते हैं, डायरेक्ट वो नहीं पूछते होते कोई कितनी परसेंटेज है। आपने फिर भी अपनी फर्स्ट एड को फॉलो करना है। अगर 97% लिखा है तो ठीक है, लेकिन हमेशा आपसे रेंज में पूछा जाता है कि कौन सी कितनी परसेंटेज में है। तो 97% अगर ये सेल्स वो कह रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, गैसियस एक्सचेंज। इनका मेन फंक्शन मैंने बताया कि गैसियस एक्सचेंज होता है। फिर मैंने बताया कि उनके अंदर छोटे छोटे एल्वेलर जो है हमारे पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये इनका जो है वो तकरीबन 10 to 15 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। पोर्स ऑफ कोहन का नाम भी दिया जाता है, इनको एल्वुलर पोर्स भी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एल्वुलाई के दरमियान जो है एनाटॉमिकल कम्युनिकेशन होती है एयर के पैसेज के लिए। और ये हमारे पास इनका मेन फंक्शन क्या है कि इन्होंने इक्वलाइज करना होता है एयर के प्रेशर को एल्वुलाई के अंदर। फिर टाइप 2 निमोसाइड्स हैं, इनके दो मेन फंक्शन है। एक तो इन्होंने सर्फेक्टेंट रिलीज करना है, इनके अंदर ये लेमिलर बॉडीज होती हैं। लेमिलर बॉडीज मैंने बताया जो इनके अंदर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स होता है फॉस्फोलिपिड्स का, न्यूट्रल लिपिड्स का और सर्फेक्टेंट प्रोटीन जो कि 4 तरह की होती हैं, A B C D। वो सारी की सारी इस लेमिलर बॉडीज के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ से सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होता है। सेकेंड थिंग मैंने बताई कि टाइप 2 निमोसाइड जो है उनको स्टेम सेल प्रिकर्सर भी कहा जाता है। उन्होंने टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह की हमारे जो है वो सेल्स को रिजनरेट करना होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे सर्फेक्टेंट की बात हो गई। सर्फेक्टेंट क्या चीज है हमारे पास, सर्फेक्टेंट जो है वो क्यों जरूरी है, अगर ये नहीं होता तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आ जाता होता है हमारे पास। तो जो सर्फेक्टेंट है उसने हमारे पास एल्वेलर सरफेस टेंशन को कम करना होता है। मेन चीज क्या है, इसने फ्रिक्शन नहीं होने देनी हमारे पास। सर्फेक्टेंट का ये मेन फंक्शन होता है। और अगर ये सर्फेक्टेंट कम हो जाता है तो हमारे एल्वेलाई जो है वो बहुत इजीली जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं। हमारे पास उस तरह से इजीली गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा होता जब इनफ सर्फेक्टेंट नहीं होता। तो जो हमारे एल्वेलाई हैं वो हर सांस के साथ वो कोलैप्स कर जाएंगे। जैसे ही एल्वेलाई कोलैप्स करेंगे तो हमारे एयरवेज के अंदर डैमेज सेल जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, हमारी ब्रीथिंग को फर्दर इफेक्ट कर रहे होते हैं। इस वजह से कोलैप्स्ड एयरवे की वजह से बेबी जो है वो कभी भी उस तरह से सांस नहीं ले पाता। जो आरडीएस का कॉन्सेप्ट उसमें यही होता है कि जो सब्सटेंसेस जिन्होंने हमारा सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करना होता है वो ओवरऑल कम हो जाती हैं। जब वो कम होंगी तो सरफेस टेंशन जो है वो ज्यादा होगी, फ्रिक्शन ज्यादा प्रोड्यूस होगी हमारे पास। और वो एल्वेलाई को जो है वो नॉर्मली ये होता है कि जब हमने सांस लेना है ना, हमारा जो है वो कोलैप्स होना है एल्वेलाई, उसमें जब हमारे पास जो है वो कोलैप्स होना है तो लंग को रिकॉइल का उतना टाइम नहीं मिलना, कंप्लायंस ज्यादा होगी हमारी ब्रीदिंग। ठीक है, तो नॉर्मली उस सर्फेक्टेंट ने क्या करना है, उसने एलोवेरा को जो है वो कोलैप्स करवाना है। उसकी डेफिशिएंसी के अंदर हमारे पास उतना इजीली जो है वो हार्डर फॉर द एल्वेलाई टू स्टे ओपन। ठीक है, तो स्पेशली ड्यूरिंग एक्सहेलेशन हमारे पास ये होता है, सरफेस टेंशन बढ़ गई है, एल्वेलाई के लिए जो है वो मुश्किल हो गया है कि वो ओपन रहे, वो बहुत इजीली कोलैप्स हो गए हैं। और जब वो कोलैप्स हो जाएंगे तो फर्दर हमारे पास उसको ब्रेथ करना मुश्किल हो जाता होता है। सर्फेक्टेंट ओवरऑल कम्प्लेक्स होता है लिपिड्स और प्रोटीन्स का। ये ओवरऑल हमारे पास सर्फेक्टेंट कॉम्प्लेक्स होता है लिपिड्स और प्रोटीन्स का। ये एल्वेलाई की इनर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इसने सरफेस टेंशन कम करनी होती है। और ये वो फोर्स होती है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में क्लिंग करके रखती होती है, और इस तरह से वो एक फोर्स बनाएगी तो इससे एल्वेलाई जो होते हैं वो ईच ब्रेथ कोलैप्स नहीं करेंगे। और अगर ये डेफिशिएंट हो जाए जैसे कि प्रीमेच्योर बेबीज में होता है तो उनमें क्या होगा कि सरफेस टेंशन बढ़ जाती है, इजीली उनका एल्वेलाई जो होते हैं वो कोलैप्स होने लग जाते हैं, बहुत अनस्टेबल होते हैं। जब वो एक्सेल करते हैं तो कोलैप्स होंगे, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इसके सर्फेक्टेंट कम होने के, पहली चीज ये कि गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। कोलैप्स एल्वेलाई जो होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होने देंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो बच्चे को बहुत ज्यादा ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी ब्रीदिंग के लिए, उसका वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है वो बढ़ जाएगा। अपने उन कोलैप्स एल्वुलाई को रीइंफ्लेट करना है ना, उसने उसके कोलैप्स हो गए वो रीइंफ्लेट करेंगे तो वो प्रॉपर एक्सचेंज करेंगे ना, तो उसको बहुत ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी। एसेसरी मसल साथ में यूज करेगा वो। फिर ये कि अब एक्सचेंज कम हो गया है गैसियस, तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन कम होगी, मतलब हाइपोक्सिया होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा होगी। दैट मीन्स हाइपरकैप्निया की स्टेट आ जाएगी। फिर लंग डैमेज, रिपीटेड अल्वेओलर कोलैप्स जब होगा बार बार तो इन्फ्लेमेशन होगी, वो फर्दर जो है हमारे लंग टिश्यूज को डैमेज करती जाएगी। तो ऐसे बच्चों के अंदर क्या होता है कि सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। ठीक है, सर्फेक्टेंट आर्टिफिशियल देने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पे उन्होंने कंपोजिशन बताई हुई है, जैसे मैं बताया कि लिपिड्स और प्रोटीन्स का कंपोनेंट होता है, इसमें मल्टीपल लेसिथिन्स प्रेजेंट है और डीपीपीसी है, डाइपाल्मिडाइल फॉस्फेटाइल कोलीन, ये हमारे पास इसका मेन कंपोनेंट होता है।
सर्फेक्टेंट का, ये भी एमसीक्यू की लाइन जरूरी है। फिर आगे इन्होंने बताया कि सिंथेसिस इसकी 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से शुरू हो जाती है, अभी हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये 35 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे जाके मेचोरेशन होती है। हमारे पास जो वाहिद ऑर्गन है जो कि बच्चे में फंक्शनल नहीं होता वो लंग्स है। जब बच्चा पैदा होता है वो पहला सांस लेता है, पल्मोनरी रेजिस्टेंस कम होती है, और इधर से हमारे पास डक्टल आर्टरियोसिस कम बंद हो जाती है। हमने ये सीबीएस के अंदर पढ़ा है सारा सिस्टम। तो तब हमारे लंग्स फंक्शनल होते हैं। इसीलिए बच्चा 8वें महीने में भी पैदा हो तब भी उसको जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जा सकता है, क्योंकि उसके लंग्स अभी मैच्योर नहीं हुए होते प्रॉपरली। लेकिन एक चीज फर्क है कि फीटल लाइफ के अंदर हमारे लंग्स के अंदर एयर नहीं होती, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। विद ईच ब्रेथ जो है एमनियोटिक फ्लूइड फिल हो रहा होता है, और बर्थ पे उस एमनियोटिक फ्लूइड की जगह एयर ने ले लेनी होती है। वहां पे रेजिस्टेंस सडन कम होगी और बच्चा उसको ब्रीदिंग को स्टार्ट करता होता है। मतलब कि वो लंग्स को यूज कर रहा था अपनी फीटल लाइफ में, लेकिन सिर्फ एमनियोटिक फ्लूइड को पंप करने के लिए, वहां से पास आउट करने के लिए, क्योंकि उसने उसी एमनियोटिक फ्लूइड को इनहेल करना है, सॉरी जो है जो है वो इनटेक करना है और उसको यूरिन के तौर पे निकालना होता है। तो ड्यूरिंग फेटल लाइफ लंग्स जो है वो फिल्ड होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड से, और जैसे ही बच्चा बाहर आके सांस लेता है तो वहां पे एयर ने उस चीज को रिप्लेस कर लेना होता है। अच्छा जी, अब ये फीटल सर्फेक्टेंट सिंथेसिस के लिए कह रहे हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये फीटल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो होते हैं, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, ये फीटस से ही रिलीज होते हैं। और इनका कॉन्सेप्ट जो है वो नॉर्मल बर्थ के साथ होता है। जब नॉर्मल बर्थ होती है ना, तो हमारे पास नॉर्मल जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, स्पेशली इसमें कॉर्टिसोल की बात होती है, वो फीटस को प्रिपेयर कर रहा होता है कि अब उसने जो है वो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ गुजारनी है, उसने यूट्रस से बाहर आना है। तो उसके वाइटल सिस्टम जो होते हैं ना, जैसे लंग्स और सीबीएस है, उनको मैच्योर किया जा रहा होता है। तो वो इस फीटल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन होता है, मेनली कॉर्टिसोल का, कि उसने फीटस को प्रिपेयर करना है। लंग्स की मैच्योरेशन करवानी है, उसने क्या करना है कि उसने स्टिमुलेट करना है लंग्स को कि अब सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। अगर वो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि प्री टर्म बर्थ अगर बच्चे का होने का रिस्क होता है, या फिर अब तो ये कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि 8 मंथ के अंदर स्टीरॉयड इंजेक्शन लगता होता है प्रेग्नेंट फीमेल को। 2 इंजेक्शन लगते हैं 12 घंटे के फर्क से। वो यूजली इसलिए दिए जाते हैं कि अगर बच्चे की 8 मंथ में भी आके प्री मेच्योर बर्थ हो जाए, कोई भी रीजन बन जाए, तो एटलीस्ट उसके लंग्स में जो है वो, ये हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पहले ही दे दिया है, उसके लंग्स पहले ही मेच्योर होने लग जाए, ठीक है। आप सिर्फ फीटस के ऊपर डिपेंड ना करें, क्या पता फीटस से वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ना आ सकें किसी रीजन की वजह से, तो अब तो है वो पहले ही स्टीरॉइड दे देते हैं। दूसरी चीज ये कि सी सेक्शन के अंदर जो हम लोग इलेक्टिव सी सेक्शंस कर रहे होते हैं ना, उसमें जो है आपको पहले टाइम नहीं मिलता बॉडी को उस तरह से प्रिपेयर करने के लिए। मतलब जो ये होता है कि बेबीज के लंग्स जो होते हैं उस तरह से कंप्रेशन, जैसे नॉर्मल डिलीवरी के अंदर ये होता है कि जब बेबी को कंप्रेशन आ रहा होता है और हार्मोनल सिग्नल्स आते हैं डिलीवरी के ड्यूरिंग जो आ रहे होते हैं, ड्यूरिंग वेजाइनल बर्थ जो है, वो बहुत क्रूशियल होते हैं। वो हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करेंगे। वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है आगे लंग्स में से फ्लूइड, जो पानी मैंने बताया था कि amniotic फ्लूइड भरा होता है, उसको निकालेंगे और लंग्स को ब्रीदिंग के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो सी सेक्शन का ये ड्रॉबैक है। नॉर्मल डिलीवरी में एक नेचुरल सिस्टम चल रहा है, फीमेल पेन से गुजर रही है, बेबी कंप्रेशन से गुजर रहा है, तो उसके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब उसका कॉर्टिसोल रिलीज होगा, उसके लंग्स को प्रिपेयर करेगा अब सांस लेने के लिए। तो सी सेक्शन के अंदर वो चीज नहीं हो पाएगी ना। तो सी सेक्शन के अंदर जो है उस तरह से आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। टाइमिंग ऑफ डिलीवरी भी अक्सर पहले हो जाती है, इलेक्टिव जो है वो पहले बर्थ कर दी जाती है। फिर उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी मेच्योर नहीं हुआ पाएगा। बाकी उसके कहते हैं लिवर गट्स कहते हैं, मतलब सारे जो है वो अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं होते इसके अंदर। तो फीटल कॉर्टिसोल का जो है इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस होती है इसमें। फिर आगे उन्होंने कोलैप्सिंग प्रेशर का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। जरूरी नहीं है इसको याद करना, बस पता होना चाहिए एल्वेलाई के कोलैप्सिंग क्या ये चीज है। फिर आगे एल्वेलर मैक्रोफेजेस है, जो भी मैंने बताया कि इनका फंक्शन है, इन्होंने फेगोसाइटोसिस करवानी होती है। साइटोकाइंस 3 तरह के रिलीज होते हैं, इंटरल्यूकिन 8, इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ रिलीज करते हैं। अब जो है ये देखिए, एक चीज आपने याद करनी है, हेमोसाइड्रिन लेडन। हेमोसाइड्रिन हमने पढ़ा था कि आयरन बहुत ज्यादा जब हमारे पास इसका जो है डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है हीमोग्लोबिन के बाद, हेमोसाइड्रिन जो है वो डिपॉजिट हो जाता है मैक्रोफेजेस, और ये हमारे पास पल्मोनरी एडीमा या एल्वुलर हेमरेजेस के अंदर जो है ये हमारे पास हेमोलिसिस के बाद हेमोसाइड्रिन लेडेन मैक्रोफेजेस प्रेजेंट हो सकते हैं। ये एमसीक्यू के लिए जरूरी है लाइन। इनको एचएफ सेल्स भी अक्सर नाम दिया जाता है, एचएफ सेल्स, हेमोसाइड्रिन लेडेन मैक्रोफेजेस को।
फिर आगे यही आरडीएस की बात हो रही है, न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, कि अगर बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी है तो वही सरफेस टेंशन ज्यादा हुई है, बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएंगे विद ईच ब्रेथ। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं प्री मेच्योर बेबीज, क्योंकि प्री मेच्योर बेबीज में जो है पूरी तरह से सर्फेक्टेंट बना नहीं होता। फिर डायबिटीज का क्या रोल है, डायबिटीज, अगर जो गेस्टेशनल डायबिटीज की बात हो रही है यहाँ पे, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होती है उसमें क्या होता है कि फीटल इंसुलिन ज्यादा हो जाती है। उसमें होता है कि मेटरनल, चूंकि डायबिटीज की वजह से मदर में हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट रहती है, तो ये जो फीटल इंसुलिन है ना, वो नॉर्मल फीटल लंग डेवलपमेंट नहीं होने देगी, सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन को भी रोक रही होती है, ठीक है। तो होता वो यही चीज है कि अगर उसको डायबिटीज है, मोस्टली गेस्टेशनल, लेकिन समटाइम ये कहते हैं कि अगर पहले से मदर को भी डायबिटीज थी ना, तो उसमें भी ये रिस्क होता है, क्योंकि मदर का ब्लड ग्लूकोज लेवल तो ज्यादा रहेगा, डायबिटीज की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया स्टेट में रहेगी। तो ये जो हाई ग्लूकोज है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और फीटस सर्कुलेशन में चला जाता है, और जाके फीटस के जो पेंक्रियाज है ना उनको स्टिमुलेट करेगा कि अब जो हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट है तो तुम ज्यादा इंसुलिन को प्रोड्यूस करो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी के अंदर हाइपर इंसुलिनीमिया की स्टेट होगी। तो फीटल लंग मैच्योरेशन जो है वो इसकी वजह से इफेक्ट हो जाती है, वो प्रॉपर हो नहीं पाएगी, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, लंग फंक्शन उसकी वजह से इफेक्ट होगा, बच्चे को क्या होगा, डिफिकल्टी ब्रीदिंग होगी, टेकिपनिया होगा, नेजल फ्लेयरिंग होती है ऐसे बच्चे के अंदर, आरडीएस के बच्चे के अंदर नाक फुला रहा होगा विच ईट ब्रेथ। इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शंस होंगी, मतलब कि एक्सेसरी मसल जो है वो यूज हो रहे होते हैं, उसमें इंटरकॉस्टल की रिट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइपर इंसुलिनीमिया, मतलब कि गेस्टेशनल डायबिटीज या दूसरी मदर की डायबिटीज, वो भी रिस्क फैक्टर है। देन सी सेक्शन डिलीवरी, मैंने बताया कि उसके अंदर हमारे पास फीटल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज हुए ही नहीं है, ठीक है, उसमें भी रिस्क होता है बच्चे का आरडीएस में जाने का। तो ट्रीटमेंट क्या होता है, वही चीज कि मैटरनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बिफोर बर्थ दे दिए जाए, मतलब कि 8वें महीने में वही स्टीरॉइड के जो 2 इंजेक्शन लगते होते हैं वो लगा दिए जाएं, ठीक है। फिर एक्सोजेनस सर्फेक्टेंट फॉर इन्फेंट, अगर बच्चा पैदा हो गया है अब उसमें जो है वो आरडीएस है, तो फिर सर्फेक्टेंट जो है बाहर से उसको दिया जाता है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। फिर आगे उसमें बच्चे को ऑक्सीजन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं हाइपोक्सिया को खत्म करने के लिए। अब यहाँ पे उन्होंने एक एडिशनल आपको एमसीक्यू के लिए एक इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि जो हम थेराप्यूटिक सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, ऑक्सीजन बेशक आपको ट्रीट कर रही है, लेकिन ऑक्सीजन भी ज्यादा अगर आप दे रहे हैं तो वो टॉक्सिसिटी करती है, ऑक्सीजन की अपनी टॉक्सिसिटी खुद बहुत होती है। तो बच्चों के अंदर क्या होगा, यही सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जो आप उसका आरडीएस ठीक करने के लिए दे रहे होते हैं, उसके अपने बहुत नुकसान होते हैं। परसिस्टेंटली जो है आपके पास वो आप ज्यादा दे रहे हैं, तो उसकी वजह से बच्चे के अंदर क्या होता है, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी होती है। रेटिनोपैथी में क्या होता है कि आपके पास हाइपर ऑक्सिया हो गया है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आ गई, उस ऑक्सीजन ने जाके रेटिना की जो वेस्कुलर डैमेज है ना वो करना शुरू कर देती है। और दूसरी चीज की है कि वो न्यू वेस्कुलराइजेशन करती है, मतलब कि वो ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को बढ़ाती है, अब नॉर्मली कर देती है रेटिना के अंदर। तो एक तो रेटिना जो है वो बच्चे का वैसे ही स्टिल डेवलपिंग होता है, ब्लड वेसल्स उसकी बनेंगी लेकिन वो फुली मेच्योर नहीं होती, तो इमेच्योर टाइप का रेटिना होता है। फिर उसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा जब हाई लेवल होता है ना, तो वो इन डेवलपिंग ब्लड वेसल्स को जो है बहुत एबनॉर्मली डेवलप करता है, कि वो बहुत इजीली कंस्ट्रिक्ट करती हैं, वो ओब्लिटरेट भी हो सकती हैं, बहुत इजीली डैमेज भी हो सकती हैं। फिर वही चीज कि हमारे पास अगर जैसे ही बच्चे को आप ऑक्सीजन से हटाएंगे ना, वही जो रेटिना भी उसका फुली डेवलप नहीं हुआ होगा ना, वो उसको ऑक्सीजन की डिमांड नहीं मिल पाएगी, वो दोबारा से हाइपोक्सिया हो जाएगा, तो उसके सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बताई कि उसके अंदर ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाएंगे, और जो ब्लड वेसल्स बनेंगी भी ना वो बिल्कुल एबनॉर्मल टाइप की बनती होती है। तो ये इसमें सारा मसला होता है कि एक नॉर्मल बैलेंस नहीं मेंटेन हो पा रहा होता, ऑक्सीजन कम होती है। अगर पहले जो है ऑक्सीजन ज्यादा हो गई है, ठीक है, आपने ज्यादा दे दी है बच्चे को, उसकी वजह से उसकी बिल्कुल एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स बन गई रेटिना के अंदर। अब आपने बच्चे को जैसे ही आपको लगा बच्चा ठीक हो गया, उसका आरडीएस ठीक होने लग गया, तो आपने उसको ऑक्सीजन उसकी कम की, वो सडन जो लैक होगी ना ऑक्सीजन की, वो वेसल्स को दोबारा से डैमेज करना शुरू कर देगी, तो बच्चे के अंदर रेटिनोपैथी होने का बहुत रिस्क होता है, उसका रेटिना डैमेज हो सकता है। फिर आगे वही है कि इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यही जब ऑक्सीजन जब ज्यादा होती है तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डालती है, और हमारी जो फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स होती हैं ब्रेन के अंदर बच्चे की, जो हमें स्पेसिफिक अभी उसकी पर्टिकुलरली जर्मिनल मैट्रिक्स के अंदर होती है, तो उनके ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डालेंगी, वो बहुत इजीली जो है उसकी वजह से डैमेज हो जाएंगे सेल्स, बहुत वल्नरेबल होते हैं। फिर यही जो है ऑक्सीजन का जो फ्लो, अब ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, ये हमारे जो है वो सेरिब्रल ब्लड फ्लो को बहुत फ्लक्चुएट करेगा।
तो इसलिए जो है वो हेमरेज होने का बहुत रिस्क होता है। फिर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, वही फर्क कि पहले ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जा रही थी, अब वो सडन कम हो गई है। अब सडन जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन कम हो गई, फिर अपने बच्चे को हाइपोक्सिया के बाद अब आपने ऑक्सीजन दी है, दोबारा से आपने उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन पे लगाया, तो उसको रीपरफ्यूजन इंजरी कहते हैं। आप में से अगर किसी ने सर्जरी की हाउस जॉब बहुत ध्यान से की हो तो आपने देखा होगा कि एक ट्रॉमा का पेशेंट आता था या फायर आर्म इंजरी आती थी, पेशेंट का बीपी बहुत लो है, शॉक में, हमने उसको ब्लड लगाया, फ्लूइड्स लगाए, हमने पेशेंट की सर्जरी भी कर दी, पोली ट्रॉमा था पेशेंट का या बहुत ज्यादा बुलेट इंजरीज थी, हर जगह उसकी बॉडी में लगी हुई थी, हमने वहां पे ऑर्थोपेडिक को भी इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है, हमने वेस्कुलर सर्जन को भी इन्वॉल्व कर लिया, हमने उसकी जो है जनरल सर्जन ने भी काम किए, यूरोलॉजिस्ट भी आ गया, हर बंदे ने अपना अपना काम कर लिया, फिर भी वो पेशेंट जो है 5-6 दिन के बाद आईसीयू में रहने के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो क्या रीजन होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, रीपरफ्यूजन इंजरी होती है। हमारी बॉडी में ये होता है कि जब एक दफा सडन बहुत ज्यादा आपके पास बीपी लो हो गया है, शॉक में चला गया है, जब आप दोबारा से उसका फ्लूइड रिस्टोर करते हो तो आरओएस स्पीशीज जो फ्री रेडिकल्स है वो रिलीज होते हैं और वो उसको रीपरफ्यूजन इंजरी से पेशेंट चला जाता है। हम लोग तो अपनी तरफ से उसकी बेहतरी कर रहे होते हैं, लेकिन रीपरफ्यूजन इंजरी का हमेशा रिस्क होता है, फ्री रेडिकल्स निकलेंगे और उसकी बॉडी जो बेहतर हो रही थी उसको भी खत्म कर देंगे। तो इंट्रावेनिकुलर हेमरेज का भी यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि पहले ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आप दे रहे हैं, सडन लैक हुआ, इस्कीमिया हुआ, फिर आपने सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दी तो वो रीपरफ्यूजन इंजरी से उसको हेमरेज हो जाएगा। फिर ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया है, उसमें भी यही होता है कि हमारे पास जो है वो लंग इंजरी होती है, इसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेवल जो है आपने सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, एल्वुलाई और ब्लड वेसल्स की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती, तो लंग्स पहले ही बच्चे के प्री मेच्योर होते हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं, वो फर्दर जो है वो ससेप्टेबल हो जाते हैं ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के लिए। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होगी तो फर्दर उसकी डेलिकेट जो है वो लंग टिश्यू और डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। फिर जो हाई ऑक्सीजन लेवल्स होते हैं ना वो हमारे लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर रही होती है, ठीक है, तो हमारी एयरवेज की लाइनिंग डैमेज हो जाएगी, टाइनी टाइनी एयर सैक्स जो थी एल्वुलाई वो रप्चर होना शुरू हो जाएंगे, तो टोटली ग्रोथ उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती होती है। देन फीटल लंग मेच्योरिटी का स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये भी एमसीक्यू के लिए लाइन जरूरी है, ठीक है, हमने अगर बच्चे का पहले ही चेक करना है प्रीनेटल पीरियड में कि अब सर्फेक्टेंट ठीक बना भी है कि नहीं, उसके लंग्स प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, तो उसमें क्या होता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट है कि लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन, ये हमारे पास इनकी हम रेशो चेक करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, तो उसमें लेवल भी बताएं कि अगर 2 या उससे ज्यादा है तो मतलब बच्चा हेल्दी है, अगर उसकी 1.5 से कम है तो मतलब न्यूनेटल रेस्पिरेटरी स्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा बच्चे को पैदा होने के बाद। इसके अलावा जो कुछ उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट बताए हैं वो फोम स्टेबिलिटी इंडेक्स है और इसके अलावा सर्फेक्टेंट एल्ब्यूमिन रेशियो है, लेकिन सबसे ज्यादा इन पे इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन एलएस रेशियो होती है। फिर एक लाइन यहाँ पे उन्होंने बताई कि परसिस्टेंटली लो ऑक्सीजन टेंशन जो है वो पीडीए का रिस्क बढ़ा देती है। अच्छा, फर्स्ट एड का मसला ये है कि हर लाइन में उसकी एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन इसके पीछे एक्सप्लेनेशन जो है ना वो 2 पेजेस की भी हो सकती है, तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि फर्स्ट एड एक की बुक है, ठीक है, ये की बुक है, आपने जो है इसकी हर लाइन को पीछे किसी अच्छी बुक से जो है पढ़ना है, और मेरा मकसद फर्स्ट एड की हर लाइन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। तो अब ये है परसिस्टेंटली लो ऑक्सीजन टेंशन से रिस्क ऑफ पीडीए आता है। पीडीए क्या है, अगर किसी ने सही से अपना सीवीएस पढ़ा हो तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की बात हो रही है ना। डक्टस आर्टेरियोसिस क्या था, हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के दरमियान हमारे पास जो है वो एक डक्ट थी जो कि फीटल लाइफ में बहुत जरूरी थी, फीटल लाइफ में सारा ब्लड यहीं से गुजर के फीटस की तरफ जा रहा था, लंग में नहीं जाने देता था, और जब आफ्टर बर्थ बच्चा सांस लेता है पल्मोनरी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है और ये पीडीए जो है वो कम हो जाता है उसमें ब्लड फ्लो की वजह से, इसमें बंद होना होता है ना, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि परसिस्टेंटली लो ऑक्सीजन मतलब कि हाइपोक्सिया अगर ज्यादा देर तक रहता है बच्चे में तो ये पीडीए जो कि नॉर्मली इसका क्लोज हो जाना चाहिए, यूजुअली ये आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होता है, अक्सर ये 2 वीक्स तक भी जाके क्लोज हो सकता है, तो इससे जो क्लोज होना होता है ना वो नहीं हो पाता। होता क्या है, हाइपोक्सिया जो होती है वो नॉर्मल कंट्रैक्शन ऑफ क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस को रोक देती है, उसको उस तरह से बंद नहीं होने देती, हालांकि इसमें शॉर्टली आफ्टर बर्थ जो है वो बंद होना होता है। तो ड्यूरिंग फीटल लाइफ ये हमारे पास अलाउ कर रही होती है कि ब्लड जो है वो लंग्स को बाईपास कर दे और डायरेक्ट जो है वो प्लेसेंटा में वापस चला जाए, और बर्थ के बाद जो जैसे ही हमारे लंग्स जो है फंक्शन होना शुरू करते हैं, ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है तो इसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। अब यही इंक्रीज ऑक्सीजन टेंशन जो होती है ना इस डक्टस आर्टेरियोसिस की बस कंस्ट्रिक्शन करवा देगी, ठीक है,
और हमारे पास जो है इसने कंस्ट्रिक्शन करवानी है। अब अगर मुसलसल बच्चे के अंदर ऑक्सीजन टेंशन कम रहेगी, हाइपोक्सिया की स्टेट रहेगी, वजह उसकी जो भी बने, बर्थ एस्फिक्सिया था या फिर उसको आरडीएस था, प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो पाया, उसकी सांस के साथ उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वो कम होने की वजह से अब पीडीए को क्लोज होने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन ने उसको क्लोज करना था ना, तो इस वजह से पीडीए परसिस्टेंट रहेगा। तो पीडीए की जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं आपके पास जो है साइनोटिक ब्लड, तो सारा कुछ वो सिचुएशंस आगे आती रहेंगी जो हमने इसकी सारी पढ़ी थी। अब हार्ट में पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, हार्ट फेलियर जाएगा, इसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेवलप हो जाती है। ठीक है। अच्छा जी। अब इसके साथ एनाटॉमी का बेसिक मैंने क्लियर कर दिया, मैं एम्ब्रियोलॉजी आपको साथ में थोड़ी सी बताना चाह रही हूँ क्योंकि वो इसी कॉन्सेप्ट के साथ ही है। अच्छा, लंग डेवलपमेंट, जैसे बताया कि लंग की डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट किस्म की एपिथेलियम होती है, इस तरह लंग डेवलपमेंट की स्टेजेस भी डिफरेंट होती हैं। हमारे पास 5 स्टेजेस होती हैं और हमारे पास वीक 4 से यूजुअली शुरू हो रहा होता है, कुछ बुक्स वीक 3 भी कहती हैं, लेकिन आप फॉलो करें इसको, फर्स्ट एड को। वीक 4 से हमारे पास तकरीबन जो है हमारी शुरू हो रही होती है, जो हमने फोर गट का डायवर्टिकुलम पूरा पढ़ा था, ठीक है, उसके अंदर जो है हमारे पास फोरगट के वेंट्रल वॉल के अंदर जो है हमारे पास लंग की बर्ड बनना शुरू हो जाती है, जो पहली बर्ड बनती है हमारी, उस बर्ड ने आगे जाके जैसे हमने डायग्राम्स देखी हैं उसने आगे डिवाइड हो जाना है हमारे फर्दर। अच्छा, ये अब डायग्राम देखनी है, 5 स्टेजेस की बात हो रही है। लंग बर्ड हमारे पास बनती है सबसे पहले हमारी फोरगट जो है, फोरगट के अंदर, जैसे जैसे हमने उसका पढ़ा था, ओरल कैविटी का पढ़ा था कि कैसे जीआईटी की डेवलप होती है, उसी तरह हमारे पास फोरगट के अंदर जो है सबसे पहले जो है उसकी वेंट्रल वॉल के अंदर लंग्स की बड बनना शुरू हो जाएगी। अब ये लंग बड आ गई, इसने फर्दर फौरन ही जो है वो ट्रेकिया में डिवाइड हो जाना है, सीधी सीधी ये हमारे पास ट्रेकिया में डिवाइड हो गई। ट्रेकिया में डिवाइड होने के बाद वो दो तरह की बर्ड्स देगी, ब्रोंकियल बर्ड्स, जैसे जैसे हमारे पास ब्रोंकस बनता है, इसकी बर्ड्स की डिफ्रेंसिएशन के साथ साथ बनती है। बहुत इसकी हमारे लंग्स की जो डेवलपमेंट है वो बहुत इजी है, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है कि उसने बाद में असेंड करके ऊपर चले जाना है या डिसेंड कर जाना है, इसकी बिल्कुल वैसे ही जैसे इसकी डायग्राम होती है, हमने पढ़ी है एनाटॉमी। तो ये सबसे पहले लंग बर्ड ने हमारे पास जो है वो ट्रेकिया बनाई, ट्रेकिया आगे इसकी दो बर्ड्स में डिवाइड हुई जिनको ब्रोंकाई बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है इसने आगे जाके सेकेंडरी में डिवाइड हो गए। तो ये जो फेजेस है ना साथ साथ पढ़िए, पहली स्टेज जो है एम्ब्रियोनिक फेज होती है, एम्ब्रियोनिक फेज में ये होता है जो 4 to 7 वीक्स तक परसिस्ट करती होती है। यहाँ पे हमारे पास टर्शरी ब्रोंकस तक, जहाँ यानी कि हमारे पास जो कंडक्टिंग जोन का अपर पोर्शन है वहां तक सारा का सारा जो है लंग टिश्यू एम्ब्रियोनिक फेज में बनना होता है। इसमें लंग बर्ड बनेगी, ट्रेकिया बनेगा, दोनों प्राइमरी ब्रोंकस बनेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकस बनेंगे और टर्शरी ब्रोंकस, यहाँ तक के लेवल तक हमारे पास ये बन जाएगी। टर्शरी ब्रोंक, अच्छा एक चीज याद रखें, इस टर्शरी ब्रोंकस को सेगमेंटल ब्रोंकस का नाम भी दिया जाता है। अगर एमसीक्यू में सेगमेंटल ब्रोंकस पूछ लें तो आपको कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, और जो सेकेंडरी ब्रोंकस है उसको लोबार ब्रोंकस का नाम भी देते होते हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं करना, इनके एक्स्ट्रा नाम भी हैं। तो अगर इस स्टेज पे हमारे पास प्रॉपर ये लंग बर्ड डेवलप ना हो तो क्या मसला होगा। ट्रेकिया के बिल्कुल पीछे पड़ी होती है एसोफिगस, हमने पढ़ा था ट्रेकियो एसोफेजल फिस्टुला, 4 तरह की उसकी टाइप्स भी पढ़ी थी एसोफेगस की एम्ब्रियोलॉजी के दौरान। तो इस स्टेज पे अगर हमारे पास ये प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो तो ट्रेकियो एसोफेजल फिस्टुला भी बन सकता है, या फिर जो ट्रेकिया है इसका ल्यूमेन, हमें पता है कि हर वो चीज जिसका ल्यूमेन है उसने एक स्टेज पे आके रिकेनालाइज होना है, उसका ल्यूमेन खत्म होना है। अगर ये ट्रेकिया का ल्यूमेन खत्म ना हो, वो बंद ब्लाइंड ट्रैक ही रहे, तो ट्रेकियल स्टीनोसिस हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की एम्ब्रियोलॉजी की जो है मसले आ सकते हैं बच्चे के अंदर, या तो उसमें ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला बन सकता है या फिर ट्रेकिया की स्टीनोसिस हो सकती है। ये हो गई इसकी एम्ब्रियोनिक फेज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टर्शरी ब्रोंकाई तक सब कुछ बन जाएगा। फिर हमारे पास सेकेंड स्टेज आती है, ये वीक 5 से वीक 17 तक परसिस्ट करती है, इसको कहते हैं सूडो ग्लैंडुलर। अच्छा, अब इसको सूडो ग्लैंडुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे पास जो एपिथेलियम होती है ना, उसकी चूंकि क्यूबाइडल एपिथेलियम आ गई होती है, जैसे हमने पहले पढ़ा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आके, तो वो हमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की अपीयरेंस दे रही होती है, लेकिन एक्चुअली में वो कोई भी ग्लैंडुलर एक्शन नहीं करती, ना उसमें गोबलेट सेल्स होते हैं ना ही वो म्यूकस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास
अपीयरेंस दे रही होती है हमें ग्लैंड्स की, लेकिन इसमें कोई ग्लैंड्स नहीं होते, इसलिए इसको सूडो ग्लैंडुलर कहते हैं। ये वीक 5 से 17 में जाती है। इसमें क्या होता है, हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक बन जाता है। टर्शरी ब्रोंक्यूल से आगे हमारे पास जो है वो, टर्शरी ब्रोंकाई के आगे हमारे पास सिंपल ब्रोंक्यूल्स आए, उसके बाद वो टर्मिनल में डिवाइड हुए। यहाँ पे याद रखना है कि एमसीक्यू आता होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का, कि वो किस स्टेज में बनते हैं, वो इस सूडो ग्लैंडुलर स्टेज में बनते हैं हमारे पास। फिर दूसरी चीज क्या होती है कि इसी लेवल पे कैपिलरीज भी बनना शुरू कर जाती हैं हमारे पास इनके अराउंड। अब देखिए इस फेज तक, अब आप देखिए इस फेज तक ये हमारे पास सिर्फ कंडक्टिंग जोन आई है। अभी यहाँ पे सुडो ग्लैंडुलर स्टेज तक मतलब कि 17 वीक्स गुजर चुके हैं, अब तक हमारे पास रेस्पिरेटरी जोन नहीं बनी। इसका मतलब ये है कि 17 वीक्स तक अगर बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो ये इनकम्पैटिबल चीज है, मतलब कि बच्चा सांस ले ही नहीं सकता, उसकी रेस्पिरेटरी जोन बनी ही नहीं है। रेस्पिरेटरी जोन जिसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई बनेगी, जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होना है। तो अगर इस स्टेज तक बच्चे की बर्थ हो जाती है तो मतलब वो बच्चा सरवाइव नहीं करने वाला, वो उसकी रेस्पिरेशन होती ही इम्पॉसिबल है, उसके लंग्स डेवलप ही नहीं हुए अभी तक, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज आती है कैनालिकुलर। कैनालिकुलर स्टेज यूजुअली 16 वीक पे शुरू हो जाती होती है, 25 वीक्स तक चलती होती है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे यही टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी बनते हैं और प्राइमरी एल्वुलाई भी बनना शुरू हो जाते हैं, एल्वुलर डक्ट्स बन जाती हैं। यहाँ पे वेस्कुलराइजेशन शुरू हो जाती है, एयरवे का डायमीटर इंक्रीज होने लग जाता है। तो और मैंने ये बताया कि ये 16 से 25 वीक्स तक होती है, तो 25 वीक्स पे आके हमारी रेस्पिरेशन तकरीबन वो कैपेबल हो जाती है। और एक चीज एमसीक्यू के लिए अपने याद रखनी है कि 20 वीक्स पे आके हमारे निमोसाइट्स जो हैं वो, अभी इस फेज के अंदर हमारे पास एल्वुलाई बन रहे हैं, एल्वुलाई के अंदर निमोसाइट्स बनना शुरू हो गए हैं ना। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा इस कैनालिकुलर फेज में, मतलब कि जो 20 वीक्स यानी कि 5वें महीने तक भी बच्चा पैदा हो जाएगा, उसके भी सर्वाइवल के चांसेस हो सकते हैं। मतलब कि अगर उसको इंटेंसिव केयर दी जाए, उसके लंग डेवलप हैं लेकिन अभी मैच्योर नहीं हुए, तो अगर उस बच्चे को आप बहुत ज्यादा इंटेंसिव केयर दोगे, आईसीयू में रखोगे, तो उस बच्चे के सरवाइव करने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, किनालिकुलर फेज में। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है सेक्युलर फेज। इसको टर्मिनल सैक पीरियड का नाम भी दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि अब हमारे पास जो है हमारे टर्मिनल सैक्स, एल्वुलर डक्ट्स फर्दर जो है वो टर्मिनल सैक्स बनाती हैं, उनके अंदर प्राइमरी सेप्टेशंस होती हैं। यहाँ पे सरफेक्टेंट की सेक्रीशन भी शुरू हो जाती है, प्रिमिटिव पल्मोनरी एल्वुलाई बनना शुरू हो जाती हैं, वो टाइप 1 और टाइप 2 निमोसाइट्स में। ऊपर वाली में क्या होता है कि वो प्रॉपर अपने निमोसाइट्स में डिवाइड नहीं हुए होते, यहाँ पर की प्रॉपर निमोसाइट्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, मैच्योरेशन शुरू हो जाती है इस प्रोसेस पे आके हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वीक 26 पे फेज शुरू होती है और बर्थ तक ये चलती रहती है। फिर नेक्स्ट आती है एल्वुलर फेज। एल्वुलर फेज जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि अब हमारे पास प्रॉपर एडल्ट एल्वुलाई बन गया है, मेच्योर हो गया है। तो इस फेज के अंदर, इसके अंदर साथ में ब्लड एयर बैरियर भी जो मैंने बताया था वो भी डेवलप हो जाएगा। और इसमें जो है हमारे पास एट बर्थ कहते हैं कि 20 to 70 मिलियन एल्वुलाई होते हैं, लेकिन जो एल्वुलाई होते हैं ना, वो 8 to 10 ईयर्स की एज तक बच्चे में बनते रहते हैं। ये नहीं कि वो बर्थ पे सारे बन जाएंगे। बच्चे के अंदर जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू एल्वुलाई जो है वो अप टू 8 to 10 ईयर्स की एज तक, कुछ बुक्स कहती हैं 8 ईयर्स, कुछ कहती हैं 10 ईयर्स, वहां तक ये चलती रहती है इसकी डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन बर्थ तक आके 95% मेच्योर एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं, बाकी के बाद में बनते हैं हमारे, ठीक है। ये 5 स्टेजेस हो गई हमारे पास। पहली थी एम्ब्रियोनिक, उसके अंदर क्या था कि लंग बर्ड से लेके टर्शरी ब्रोंकस तक, सेगमेंटल ब्रोंकस तक हमारे पास सारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब कंडक्टिंग जोन बन गई। फिर सेकंड सूडो ग्लैंडुलर फेज थी, उसमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक बन गया। फिर थर्ड थी किनालिकुलर। किनालिकुलर अब यहाँ तक बच्चा सरवाइव नहीं कर सकता। फिर किनालिकुलर आई, उसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और प्राइमरी एल्वुलाई प्रिमिटिव जो है वो बनना शुरू हो गई। यहाँ पे अगर बच्चा पैदा हो 20 वीक्स तक आके, तो वो सरवाइव कर सकता है अगर उसको साथ में इंटेंसिव केयर दी जाएगी। फिर है, और सिर्फ इंटेंसिव केयर नहीं जरूरी होती, ऐसे प्रीमेच्योर बच्चे को अपने इन्फेक्शन से भी बचाना होता है, बहुत मुश्किल चीज होती है। 6 मंथ तक के बच्चे को मैंने फिर भी सरवाइव होते देखा है, लेकिन 5th मंथ तक बहुत ज्यादा हाई यूनिट्स में जाके ही वो बच्चा जो है वो सरवाइव कर सकता है। देन सेक्युलर फेज है। सेक्युलर फेज में हमारे पास न्यूमोसाइट्स डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, डिफरेंशिएट होते हैं 1-2 में, टर्मिनल सैक्स तक बनती हैं। फिर लास्ट एल्वुलर फेज है, इसमें हमारे एल्वुलाई बर्थ तक बन जाते हैं 95%, लेकिन 8 to 10 ईयर्स तक बाकी हमारे न्यू एल्वुलाई बनते रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास ये 5 स्टेजेस हो गए।
इसलिए देखिए ये बर्थ यहाँ तक उन्होंने बताया कि एल्वुलर फेज में हमारे पास इतनी एज तक एल्वुलाई नए बनते रहेंगे। तो ये यहाँ तक हमने सारी चीजें देख ली हैं। अब यहाँ पे देखिए एल्वुलाई में क्या इन यूट्रो ब्रीथिंग अकर्स वाया एस्पिरेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। मैंने आपको बताया कि फीटल लाइफ के अंदर लंग्स भरे होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड से। ईच ब्रेथ हमारे पास लंग्स वैसे फंक्शनल नहीं होते, इसमें जो है हमारे पास ये होता है एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसमें। फिर आफ्टर बर्थ जब बच्चा सांस लेता है तो फ्लूइड की जगह एयर आ जाएगी और हमारे पास पल्मोनरी रेजिस्टेंस सडन कम होगी और पीडीए जो हमारा डक्टस आर्टेरियोसिस है उसमें इसके साथ ही क्लोज होना होता है। ये साथ में उन्होंने डायग्रामेटिक बताया हुआ है कि एम्ब्रियोनिक पीरियड है। अब यहाँ पे हमारे पास टर्शरी ब्रोंकस तक बन गए हैं। अब किनानिकुलर फेज है, इसमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बने, फर्दर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्विलाई बनना शुरू हो गई, प्रॉपर एल्विलर डक्ट्स और एल्विलर सेक्यूल्स बन गई हैं। अब एक एम्ब्रियोलॉजी का पॉइंट है कोएनल एट्रेजिया। इसमें क्या है कि हमारे पास जो नेजल ओपनिंग है ना वो पोस्टीरियरली क्लोज हो जाएगी, उसको कोएनल एट्रेजिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ और एबनॉर्मेलिटीज भी हो सकती हैं, हमेशा कोई कंजेनिटल एबनॉर्मली कभी भी अकेली नहीं होती, उसमें तीन चार एसोसिएटेड चीजें होती हैं। मोस्ट ऑफन ये यूनिलेटरल होती है, मतलब कोई एक साइड का क्लोज होगा। अगर बायलैटरल होगी तो फिर तो इमरजेंसी होगी ना, कि बच्चा बिल्कुल ही सांस नहीं ले सकेगा, उसका सांस पीछे जा ही नहीं सकेगा। तो वो तो फौरन आफ्टर बर्थ ही बच्चा जब आप फीड देने की कोशिश करोगे तो उसमें जो है वो बच्चे को फौरन से साइनोसिस हो जाएगी। इम्प्रूव विद क्राइंग, जब क्राई करेगा तो प्रेशर से जो है वो उसकी शायद वो ब्रीदिंग आसान हो जाए। तो कोएनल एट्रेसिया वो कंडीशन होती है। अब उसमें जो है साथ में इन्होंने एसोसिएटेड बताई है, जैसे मैंने बताया ये कोई भी डिफेक्ट कंजेनिटल डिफेक्ट अकेला नहीं होता, उसमें साथ में एसोसिएटेड कोई ना कोई उसको इशू जरूर होता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक निमोनिक बताया हुआ है चार्ट सिंड्रोम के नाम से, ये उन्होंने न्यू एडिशन में ऐड किया है। ग्लोबोमा ऑफ आई, हार्ट डिफेक्ट्स, कोइनल एट्रेजिया जो हमने पढ़ा है, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ और डेवलपमेंट, जेनिटो यूरिनरी डिफेक्ट्स और ईयर डिफेक्ट्स हो सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा कुछ और एसोसिएटेड हैं, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। इसमें क्या है कि हमारे पास जो पॉटर सीक्वेंस हमने पढ़ा था रीनल सिस्टम के अंदर, जिसमें रीनल एजेनेसिस थी, बच्चे के फीटस के अंदर जो है वो किडनीज डेवलप नहीं हो पाते, उसकी वजह से उसमें ओलिगोहाइड्रोएमनियोस होता है। तो साथ में पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, उसके लंग्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो ये वो वाली कंडीशन है, ये वही पोर्टर सीक्वेंस को यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। फिर ब्रोंकोजेनिक सिस्ट है, ये बस आपके पास ब्रोंकोजेनिक सिस्ट होती बिनाइन कंडीशन है, पर यही कि जैसे हमने पढ़ा था कि फोरगट फर्दर डिवाइड होती है लंग बर्ड में, लंग बर्ड आगे डायकोटोमस डिवीजन के साथ साथ हमारे पास आगे उसके ब्रोंकाई बनते जाते हैं। तो अगर उसी टाइप पे कोई ना कोई आपकी डायलिटेशन वैसे ही रह जाए किसी टर्मिनल या फिर किसी लार्ज ब्रोंकस की, तो वो सिस्ट ब्रोंकोजेनिक सिस्ट की तरह प्रेजेंट कर सकता है। उसके अंदर जो है वो फ्लूइड भी फिल्ड हो सकती है, और अगर वो एयर फिल्ड हो तो मतलब कि इन्फेक्टेड हो सकती है। वो बिनाइन कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसमें कोई कैंसरस एलिमेंट नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से होता है क्योंकि सिस्ट है, बार बार इन्फेक्ट हो सकती है, तो इससे रिकरेंट लंग इन्फेक्शन रहते हैं पेशेंट को, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक इसकी एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी मैंने कवर कर दी है। अगर आपको इसमें फिर भी कोई इशू है, चाहिए लंग एनाटॉमी में पढ़ लेते हैं, वैसे थॉरेक्स में आपने मेनली कवर करना है। जैसे मैंने बताया कि राइट लंग हमारा ब्रोंकस आगे जाके तीन लोब्स में जाएगा और लेफ्ट में दो तरह की होती हैं, और जो राइट का एक मिडिल लोब बताया था उसको लिंगुला का नाम भी देते होते हैं, ठीक है। और लेफ्ट में दो ही लोब होती है, उसमें कोई मिडिल पोर्शन की लोब नहीं होती। तो ये चीजें आप लोग देख लीजिएगा। इसमें एक ये ज्यादा जरूरी है कि ये किस पोजीशन में आपका कौन सी जो है अगर सीधे लेटे हुए आपने कोई फॉरवर्ड बॉडी इनहेल कर ली है तो राइट लोब के भी, राइट लोअर लोब के राइट साइड पे अपर सुपीरियर सेगमेंट में जाएगी। ये चीज हम लोग ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट थॉरैक्स में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। ये डिफरेंट इसकी पोजीशन साथ में बताई हुई है इन्होंने। साथ में जो है डायफ्रामेटिक स्ट्रक्चर, ये भी थॉरैक्स में पढ़ने हैं कि डायफ्राम मीडियास्टाइनम के बाद कौन सा स्ट्रक्चर हमारी डायफ्राम की किस ओपनिंग के साथ एंटर हो रहा होता है। तीन मेन ओपनिंग्स है। कल इंशाल्लाह ताला हमें इसकी फिजियोलॉजी पढ़नी है, संडे है, लेकिन ये है कि मैं इसका लेक्चर दूंगी, ठीक है। कोर्स थोड़ा ज्यादा रहता है आपका, तो साथ साथ कवर करना है। कल इंशाल्लाह ताला इसकी फिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं, साथ ही इसका मॉक भेज दूंगी मैं आप लोगों को। अगर यहाँ तक कोई आपकी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।